करते हैं अपना नया चैप्टर जिसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। ये हमारा न्यू चैप्टर होगा जिसमें एक्चुअली ट्रेडिशनली तो ये पढ़ाया जाता है कि सबसे पहले एटम का इंट्रोडक्शन देखते हैं एटम, फिर जो है सब एटॉमिक पार्टिकल्स का और जो है वो सारा वो कैसे अरेंज होते हैं और किस तरह से एटम की जो शेप निकल के हमारे साथ आती है। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम इसके बारे में पढ़ें, लेकिन हम ट्रेडिशनल अप्रोच स्टार्ट जो है वो नहीं करेंगे। हम थोड़ा मुख्तलिफ तरीके से मुख्तलिफ नज़रियात से जो है देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं एटम की। ओके, सो एटम का हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देखते हैं। सबसे पहले 492 BCE बिफोर क्रिस्ट, इसमें एक फिलोसोफर थे डेमोक्राइटस। एक फिलोसोफर थे जिन्होंने ये प्रपोज किया था कि मैटर जो है वो मैटर है इज मेड अप ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। अब उसने ये कहा था कि इंडिविजुअल पार्टिकल्स से मिलकर जो है वो एटम बना हुआ है, जिसे आप जो है मैटर बना हुआ है, जिसे आप एटम्स कहते हैं। ठीक है, फिर क्या हुआ कि जब बात थोड़ी आगे बढ़ी, हम आगे बढ़े तो 332 BCE में अरिस्टोटल एक बहुत ही जो है वो फिलोसोफर अच्छे गुजरे हैं। उन्होंने ये एटॉमिज्म, इसे कहा जाता था एटॉमिज्म, डेमोक्राइटस ने जो प्रपोज किया था उसे कहा गया एटॉमिज्म। अब अरिस्टोटल ने इस एटॉमिज्म को रिजेक्ट किया। उसने ये कहा कि मैटर एटम से नहीं मिलकर बना, बल्कि मैटर जो है वो जो है फायर, वाटर, अर्थ, एयर एंड ईथर से मिलकर बना हुआ है। तो इसने जो है अरिस्टोटल जो है वो रिजेक्ट कर दिया, रिजेक्टेड एटॉमिज्म, जो कि डेमोक्राइटस ने जो है वो दिया था। ठीक है, तो 332 BC में अरिस्टोटल ने जो है वो रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद एक और साइंटिस्ट आए जिसे गिसेंडी कहा जाता है, उन्होंने रिवाइव किया एटॉमिज्म के जो है वो कॉन्सेप्ट को, लेकिन ये उसने थियोलॉजिकल थोड़ी बेसिस दी थी, लेकिन ये हमारा मतलब नहीं है। उसके बाद जो एम जो है वो डेवलपमेंट हुई इस एटम के मॉडल में, वो थी जॉन डाल्टन ने, इन्होंने जो है वो एटॉमिक मॉडल पेश किया था, अपना जो है एटॉमिक थ्योरी पेश की थी। ठीक है, उसने ये बताया था कि एटम्स जो है वो उसने जो हमारे सिलेबस में इसकी पूरी जो है वो असल में ये मॉडल पढ़ाया जाता है जॉन डाल्टन का एटॉमिक मॉडल, लेकिन हम जो है वो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में देखते हैं, ये हमारे जो है सिलेबस में इंक्लूड नहीं है, दैट्स व्हाई हम इसको ऊपर से देखते हैं। ठीक है, उन्होंने ये कहा था कि एटम जो है वो सब सारा मैटर जो है वो एटम से मिलकर बना हुआ है, और एटम्स आर इनडिविजिबल। ये इंडिविजिबल पार्टिकल हैं, एटॉमिक थ्योरी में इन्होंने ये कहा था। तो ये उन्होंने इंडिविजिबल यूनिट्स हैं जो कि कंबाइन होते हैं फिक्स्ड रेशियो में टू फॉर्म कंपाउंड्स। ठीक है, तो फॉर्म कंपाउंड, अब ये थोड़ा लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन की तरफ जाता है, लेकिन ये हमारे जो है वो इस पार्ट का ऐसा नहीं है। जब हम डाल्टन 9th क्लास में ये पढ़ा जाता है, थिंक आपने ओल्ड में भी पढ़ा होगा, डाल्टन की पूरी एटॉमिक थ्योरी है, तो उसमें जो है वो हम पढ़ते हैं, लेकिन हम इसकी डेवलपमेंट देखते हैं। उसके बाद जो है वो मेंडलीव 1869 में डेवलप किया थी प्रेडिक्टेबल, तो उसने एटॉमिक वेट और उसकी प्रॉपर्टीज जो है वो एलिमेंट्स को जो है ऑर्गेनाइज किया था बाय द एटॉमिक वेट एंड देयर प्रॉपर्टीज। लेकिन उसके बाद जे थॉमसन आए 1897 में, ये मैं लिख देता हूँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 1897 में जे थॉमसन जो आए थे, उन्होंने एक जो है इलेक्ट्रॉन को पहले डिस्कवर किया था। इनकी सबसे जो मेजर डेवलपमेंट है वो ये है कि इन्होंने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था। तो ये लिख देता हूँ, डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन। और उसके बाद इन्होंने अपना एक एटॉमिक मॉडल भी पेश किया था, जिसे आप प्लम पुडिंग मॉडल कहते हैं, प्लम पुडिंग मॉडल, जहाँ फिर वाटरमेलन मॉडल कहते थे, जिन्होंने ये कहा था कि एटम जो है वो एक सर्किल है जो कि पॉजिटिव चार्ज से मिलकर बना हुआ है। इस तरह से पॉजिटिव चार्ज का एक सर्किल है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इस तरह से एम्बेडेड है, अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो इस तरह से एम्बेडेड है। ठीक है, तो इस तरह से हमारी जो है एटम की जो पूरी जो है वो फलसफा रिवाइव हुआ था। ठीक है, अब मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी क्या कहती है, ये तो हम ठीक है यहाँ से आते 1913 में जब नील बोहर ने जो है क्वांटम मॉडल इंट्रोड्यूस किया था, जहाँ पे उसने बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑर्बिट में रिवाइव करते हैं, ऑर्बिट में जो घूमते रहते हैं, वो जो एनर्जी लेवल होती है वो डिस्क्रीट होती है। जब हम बोहर एटॉमिक मॉडल पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे ये डेवलपमेंट वैसे ये हुई थी कि 1913 में नील बोहर, ये हम फिजिक्स में भी पढ़ते हैं और ये केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, इन्होंने अपना मॉडल पेश किया था। ठीक है, उसके बाद 1926 में श्रोडिंगर और हेजनबर्ग ने क्वांटम मैकेनिक्स को जो डेवलप किया था, जिसमें उन्होंने ये बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो वेव फंक्शन है रादर देन फिक्स्ड ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन जो है वो बस ये कहें कि इलेक्ट्रॉन जो है वो वेव की तरह बिहेव करते हैं और पार्टिकल की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है, तो 1932 में जेम्स चैडविक ने 1932 में जब न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया था, तो उन्होंने एटॉमिक स्ट्रक्चर की कंप्लीट पिक्चर बना के दी थी। तो मॉडर्न जो है वो श्रोडिंगर की इक्वेशन और हेजनबर्ग की जो क्वांटम मैकेनिक्स को जब उन्होंने डेवलप किया था, तो हमारे पास एक जो है वो एटॉमिक स्ट्रक्चर की पूरी शेप निकल के आ गई। ठीक है, तो ये सबसे पहले ये बताया जाता था कि जॉन डाल्टन से हम जो है चीज़ों को जरापा करते हैं। ठीक है, जॉन डाल्टन, इन्होंने ये कहा था कि एटम जो है वो इंडिविजिबल पार्टिकल है, लेकिन ऐसा नहीं है। एटम भी जिन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है उसे हम कहते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। एटम्स में भी कुछ चीज़ें हैं जो कि एटम को मिलकर बनाती हैं। ठीक है,
अब वो कौन सी चीज़ें हैं? वो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। अब मैं इसको रेज करता हूँ और हम यहाँ से बात को जरा शुरू करते हैं, ठीक है। 1 मिनट, ये मैं सारा जो है वो रिमूव करता हूँ। तो हम इस तरीके पे पहुंचे कि एटम इंडिविजुअल पार्टिकल नहीं है, बल्कि एटम भी किन किन चीज़ों से मिलके बना हुआ है। अब वो कौन सी चीज़ें हैं? वो है सबसे पहले सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सब एटॉमिक पार्टिकल्स, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होती तो उनसे नहीं लिखते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि ये किसे वजूद में आए। हम दरअसल ट्रेडिशनली हम यहाँ से बात शुरू करते हैं कि इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्कवर हुआ, प्रोटॉन कैसे डिस्कवर हुआ, फिर न्यूट्रॉन कैसे डिस्कवर हुआ। लेकिन हमें, ठीक है, हम ये तो पढ़ेंगे, लेकिन हम देखते हैं कि यूनिवर्स जब यूनिवर्स बना तो ये कैसे वजूद में आए। हम थोड़ा इसको पार्टिकल फिजिक्स के कॉन्सेप्ट से, लेंस से देखते हैं, ठीक है। तो बात जरा शुरू करते हैं हम, जब बिग बैंग हुआ था। जब बिग बैंग हुआ था तो यूनिवर्स को वैसे तो बहुत ही जो है वो मॉडल से एक्सप्लेन किया जाता है, लेकिन सबसे मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल है वो है बिग बैंग। वो है बिग बैंग। क्या था? जब हमारी पूरा यूनिवर्स जो है वो एक डॉट में बनता, एक पॉइंट में, जैसे प्राइमरी नेबुला कहा जाता था, जिसे यहाँ पर सिंगुलैरिटी कहा जाता था, सिंगुलैरिटी। अब क्या था? सिंगुलैरिटी में इनफाइनाइटली डेंस जो है वो, ये जो सिंगुलैरिटी थी वो इनफाइनाइटली डेंस और इसमें इनफाइनाइटली जो एनर्जी भरी हुई थी, ठीक है। क्या हुआ कि इस सिंगुलैरिटी में, प्राइमरी नेबुला में एक एक्सपोनेंशियल एक्सपांशन आना शुरू हो गई। एक्सपोनेंशियल एक्सपांशन, ये एक्सपांड होना शुरू हो गया, धमाका नहीं हुआ था बल्कि इसमें एक्सपांशन आई थी। वो भी एक्सपांशन, एक्सपोनेंशियल एक्सपांशन, जिसे हम एस्ट्रोनॉमी में एक नाम देते हैं, कहते हैं कि कॉस्मिक इन्फ्लेशन। कॉस्मिक इन्फ्लेशन, कॉस्मिक इन्फ्लेशन, जो कि एक्सपांशन आई थी, एक्सपोनेंशियल एक्सपांशन आई थी, उसे हम कॉस्मिक इन्फ्लेशन का नाम देते हैं। अब कॉस्मिक इन्फ्लेशन जब एक्सपांड हुआ यूनिवर्स, तो क्या हुआ कि इसकी जो टेम्परेचर है, इसका जो टेम्परेचर है वो लेस होना शुरू हो गया, इसका प्रेशर लेस होना शुरू हो गया, मतलब इसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो लेस होना शुरू हो गया। अब काइनेटिक एनर्जी जब पार्टिकल्स की लेस होना शुरू हो गई तो पार्टिकल्स एक दूसरे के करीब आए। जब एक दूसरे के वो करीब आए तो उन्होंने आपस में मिलकर कोई नई चीज बनाई, ठीक है। तो सबसे एलिमेंट्री पार्टिकल्स जो बनी उनको हम नाम देते हैं क्वार्क्स का, उनको हम नाम देते हैं क्वार्क्स का। क्वार्क्स जो है वो एलिमेंट्री पार्टिकल हैं, ठीक है। 3 तरह के जो है वो पार्टिकल्स बनना शुरू हुए। तो सबसे पहले क्वार्क्स, उसके बाद लेप्टॉन्स, और फिर बनना शुरू हुए बोसॉन्स। क्वार्क्स, लेप्टॉन्स एंड बोसॉन्स। तो सबसे पहले बात करते हैं जरा क्वार्क्स की, ठीक है। क्वार्क्स की बात करते हैं तो इसको मैं जरा जो है वो मैप फॉर्म में लिखता हूँ। सबसे पहले सिंगुलैरिटी थी, सिंगुलैरिटी से ये पार्टिकल्स बनना शुरू हुए 3 तरह के, ठीक है। 3 तरह के जो पार्टिकल्स बनना शुरू हुए। अब बाय द वे, क्वार्क्स और लेप्टॉन्स को मिला के हम एक नाम देते हैं जिसे आप कहते हैं फर्मियॉन्स। फर्मियॉन्स, ठीक है। तो ये फर्मियॉन्स जो है वो है, ठीक है। फर्मियॉन्स और बोसॉन्स, मतलब 2 तरह के पार्टिकल, क्वार्क्स, फर्मियॉन्स, क्वार्क्स और लेप्टॉन्स हैं, और एक दूसरे जो बोसॉन्स। अब बात करते हैं जरा क्वार्क्स की, ठीक है। क्वार्क्स जो हैं वो एलिमेंट्री पार्टिकल हैं, एलिमेंट्री पार्टिकल, मतलब इनको मजीद अब तक हम तोड़ने में कामयाब नहीं हुए क्वार्क्स को, ठीक है। ये हमारी मॉडर्न डिस्कवरी है क्वार्क्स। बाय द वे, एक थ्योरी है स्ट्रिंग थ्योरी। स्ट्रिंग थ्योरी, स्ट्रिंग थ्योरी, स्ट्रिंग थ्योरी ये कहती है कि क्वार्क्स जो हैं वो भी एक चीज से मिलकर बने हुए हैं जिसे आप कहते हैं स्ट्रिंग। ये बाय द वे एनर्जी के कुछ फाइलामेंट्स हैं जो अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे, मतलब आप क्वार्क्स को भी अगर तोड़ेंगे तो आपको एक स्ट्रिंग मिलेगी, एक जो है वो एनर्जी का फाइलामेंट मिलेगा जो अलग फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहा हो, अलग फ्रीक्वेंसी। अब देखिए, जब वो सपोज करें एक्स पे वाइब्रेट करेगा इस तरह से, एक्स पे, तो क्वार्क बनेगा। जब वाई पे करेगा तो लेप्टॉन बनेगा। जब जेड पे करेगा इस तरह से तो वो बोसॉन्स बनेगा, ठीक है। ये मैं जो है वो एग्जांपल दे रहा हूँ, ये बाय द वे होता नहीं है। ये एक्स वाई जेड तो हम जैसे कि एक्सेस का आपको पता है ना, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। बाय द वे ये पता नहीं कौन कौन से डायमेंशंस में कौन कौन से जो है वो, बाय द वे स्ट्रिंग थ्योरी एक दूसरा डायमेंशन रिसर्च की है, क्योंकि क्वार्क के नीचे हम गए नहीं। अब अगर हम क्वार्क के नीचे जा सके तो एक नया डायमेंशन वजूद में आ जाएगा। और ऐसे ऊपर एक और थ्योरी है जिसे हम एम थ्योरी कहते हैं, एम थ्योरी। एम थ्योरी में 11 डायमेंशन हैं। अब तो हमें ये पता है कि स्पेस में 3 डायमेंशन है, एक्स वाई जेड, और दूसरा डायमेंशन है टाइम, जो कि बाहर है यूनिवर्स में, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू एम थ्योरी 11 डायमेंशन जो है वो एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। तो अलग अलग डायमेंशन में अलग अलग एनर्जी का फिलामेंट जो है वो जब वाइब्रेट करेगा तो वो अलग अलग जो है पार्टिकल को वजूद देगा, एग्जिस्टेंस में लाएगा, ठीक है। तो बाय द वे ये स्ट्रिंग थ्योरी, एम थ्योरी हमारी जो है वो ऐसा नहीं है, इसलिए मैंने आपको जस्ट इंट्रोडक्शन के दौर में आपको ये बताया, ठीक है। अब एलिमेंट्री पार्टिकल क्वार्क्स हैं, ये 6 तरह के होते हैं, 6 तरह के, इनके 6 टाइप्स होते हैं। अप, डाउन, चार्म, स्ट्रेंज एंड टॉप एंड बॉटम, ये 6 क्वार्क्स हैं, ठीक है। क्वार्क्स हैं। अब जब क्वार्क्स आपस में मिलते हैं, जब क्वार्क्स आपस में मिलते हैं तो वो हेड्रॉन्स बनाते हैं। मतलब हेड्रॉन्स क्या होता है? क्वार्क का आपस में मिलना, हेड्रॉन्स, हेड्रॉन्स, ठीक है। अब हेड्रॉन्स को फर्दर 2 चीज़ों में क्लासीफाई किया गया है, ठीक है।
इलेक्ट्रॉन्स को फर्दर दो चीज़ों में क्लासीफाई किया गया है, एक है बेरियॉन्स और दूसरे हैं मीजॉन्स। अब जो बेरियॉन्स हैं वो जब तीन क्वार्क्स आपस में मिलते हैं, तीन तरह के क्वार्क्स, तो वो बेरियॉन्स बनते हैं। जब तीन क्वार्क्स आपस में मिले, तीन क्वार्क्स जब आपस में मिले तो वो बेरियॉन्स बनाते हैं। और जब एक क्वार्क और एक एंटी क्वार्क आपस में मिले तो वो मीजॉन बनाते हैं। एक क्वार्क और एक एंटी क्वार्क जब आपस में मिले, एंटी क्वार्क, तो वो मीजान बनाते हैं। अब ये हम पढ़ेंगे पार्टिकल फिजिक्स में, लेकिन ये क्योंकि हमारा टॉपिक नहीं है, मैं आपको ऊपर से जस्ट इंट्रोडक्शन देके चल रहा हूँ कि ऐसा जो है हम यहाँ से हम शुरू होंगे, ठीक है। तो हम बात करते हैं बेरियॉन्स और मीजॉन्स की, ठीक है। 1 मिनट में इसको एडजस्ट करूँ, यहाँ से आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये हम इसको कट करते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं बेरियॉन्स एंड मीजॉन्स की, ठीक है। ये हम पहुँचे थे बेरियॉन्स एंड मीजॉन्स। तो मैंने आपको बताया कि क्वार्क्स को हमने कि ये कैसे कैसे कंबाइन होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ दैट हमने इनको दो चीज़ों में क्लासीफाई किया है। सबसे पहले बेरियॉन्स, ये तीन क्वार्क्स मिलेंगे तो एक बेरियॉन बनेगा, ठीक है। तीन क्वार्क्स जब आपस में मिलेंगे तो एक बेरियॉन बनेगा, और जब एक क्वार्क और एक एंटी क्वार्क आपस में मिलेगा तो वो मीजॉन बनेगा, ठीक है। अब देखिए, क्वार्क जब आपस में मिलेंगे तो जाहिर सी बात है उनको मिलाने के लिए एक तरह का ग्लू, एक तरह का जो फोर्स होना चाहिए जो उनको आपस में इकट्ठे रख सके, ठीक है, इकट्ठे रख सके। तो जो इकट्ठे रखने का काम करते हैं वो मैंने आपको बताया, एक क्वार्क होता है, एक लेप्टॉन होता है और एक बोसॉन होता है। तो ये बोसॉन के जो पार्टिकल्स हैं, बोसॉन के, इनमें से बोसॉन के बेसिकली फोटोन जो है ना, फोटोन, वो भी एक तरह का बोसॉन है। ग्लूऑन, ये भी एक तरह का बोसॉन है। और एक W एंड Z बोसॉन, और एक होता है ग्रेविटॉन, और एक स्केलर बोसॉन होता है जिसे हम हिग्स बोसॉन कहते हैं, हिग्स बोसॉन, ठीक है। अब ये इनकी बहुत अपना पूरा फलसफा है कि जो फोटोन है वो कैरियर, बाय द वे ये फोर्स कैरियर्स हैं, ये फोर्स को कैरी करते हैं, ये मेडिएटर के तौर पे काम आते हैं, ठीक है। जब आप दो क्वार्क्स को आपस में मिलाना हो और जिस फोर्स के तहत मिलाना हो तो ये फोर्स कैरी ये करके आते हैं, ठीक है। फोटोन जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का कैरियर है, ग्लूऑन्स स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का कैरियर है, W एंड Z जो बोसॉन है वो W एंड Z बोसॉन वीक न्यूक्लियर फोर्स के कैरियर्स हैं, ठीक है। ये बाय द वे न्यूक्लियर डीके में आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में, न्यूक्लियर डीके में इनका बहुत काम होता है। और ग्रेविटॉन, ये जो ग्रेविटी आप देखते हैं, ग्रेविटी, ये कैरियर, ये ग्रेविटॉन की वजह से है। ये ग्रेविटॉन, ये हाइपोथेटिकल वजह से, अभी इसकी जो है प्रैक्टिकल एग्जांपल नहीं हुआ, लेकिन ग्रेविटॉन का जो कैरियर पार्टिकल है वो ग्रेविटी का जो कैरियर पार्टिकल है वो ग्रेविटॉन है। हिग्स बोसॉन जो है वो जो है पार्टिकल्स को मास देता है, ठीक है। अब हिग्स फील्ड बनती है, जितना कोई पार्टिकल हिग्स फील्ड से जितना इंटरेक्शन करेगा उसमें उतनी मास की जो है वो सलाहियत ज्यादा आएगी। सपोज करें यहाँ पे दो पार्टिकल्स हैं, ये एक पार्टिकल है, ये दूसरा पार्टिकल है। अगर ये पार्टिकल, अब ये सपोज करें ये फोटोन है, ठीक है, फोटोन हिग्स फील्ड के साथ इंटरेक्शन नहीं करता, जिसकी वजह से ये मासलेस पार्टिकल है, ठीक है। जो जितना ज्यादा इंटरेक्शन करेगा उसमें मास उतना ज्यादा आएगा, हिग्स फील्ड ये होती है, ठीक है। हिग्स बोसॉन मास को नहीं करता है। तो ये सारे जो है वो फोर्स कैरियर्स हैं। तो हमारी बात शुरू ये हमसे हुई थी कि क्वार्क्स जब मिलते हैं तो उनको जोड़ने के लिए एक फोर्स होनी चाहिए, वो फोर्स प्रोवाइड करता है ग्लूऑन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से क्वार्क्स आपस में कंबाइन होते हैं, क्वार्क्स आपस में मिलते हैं। ये क्वार्क्स कभी इंडिपेंडेंटली पाए नहीं जाते, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। क्वार्क्स या तो एंटी क्वार्क के साथ मिलेंगे या फिर क्वार्क्स आपस में मिलेंगे। तो ये मैंने बताया कि बेरियॉन्स तीन क्वार्क से मिलकर बना होता है और बीच में मीडिएटर का काम करता है ग्लूऑन, वो फोर्स देता है, न्यूक्लियर फोर्स। तो बेरियॉन, तो जब दो अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क, मैंने आपको बताया कि क्वार्क्स के 6 टाइप्स हैं, अप, डाउन, टॉप, बॉटम, चार्म और जो है वो स्ट्रेंथ, ठीक है। तो जब दो अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क ग्लूऑन की मदद से आपस में जुड़े तो जो पार्टिकल बनता है उसे हम कहते हैं प्रोटॉन। तो प्रोटॉन जो है वो दो अप क्वार्क का और एक डाउन क्वार्क का जो है वो कॉम्बिनेशन से मिलकर बना हुआ है। और जब दो डाउन क्वार्क्स, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, दो डाउन क्वार्क्स और एक अप क्वार्क मिले तो जो पार्टिकल बनता है उसे हम कहते हैं न्यूट्रॉन, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिला के न्यूक्लियॉन भी कहा जाता है, न्यूक्लियॉन, ठीक है। अब ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये क्वार्क्स से मिलकर बने हुए हैं, ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब हम जरा इसकी चार्ज कैलकुलेट करते हैं। जैसे हमें पता है कि क्वार्क्स की चार्ज होती है, क्वार्क्स में जो अप क्वार्क है उसकी जो चार्ज होती है वो 2/3e होती है, और जो डाउन क्वार्क है उसकी जो चार्ज होती है वो -1/3e होती है। तो देखें, हम पहले कैलकुलेट करते हैं प्रोटॉन की। यहाँ पे मैं कैलकुलेट करता हूँ, ये प्रोटॉन है और हमें पता है कि प्रोटॉन दो अप क्वार्क से और एक डाउन क्वार्क से मिलकर बना हुआ है। तो अप क्वार्क के लिए हम 2/3e प्लस 2/3e प्लस -1/3e, क्योंकि ये डाउन क्वार्क हो गया, ठीक है। 2/3e प्लस 2/3e माइनस 1/3e। तो यहाँ से मैं जो है वो 1/3e लेता हूँ कॉमन, और अब मेरे पास बचा 2 + 2 - 1। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो ये आ गया 1/3
ई और ये आ गया 3, तो 3 में कट हो गया और हमारे पास ई बचा, जिस ई की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो ये प्रोटॉन की चार्ज होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब जरा हम कैलकुलेशन करते हैं न्यूट्रॉन की। ये देखें, मैं इसको इरेज करता हूँ और अब हम यही चार्ज कैलकुलेट करते हैं न्यूट्रॉन के लिए। तो देखें, न्यूट्रॉन आपको पता है कि 2 डाउन क्वार्क और एक अप क्वार्क से मिलकर बना हुआ है। तो डाउन क्वार्क के लिए सबसे पहले आ गया, तो अप क्वार्क को 2/3 हो गया और 2 डाउन क्वार्क है, मतलब प्लस जो है ये माइनस आ गया, डायरेक्टली अभी लिखता हूँ 1/3 और माइनस 1/3 तो यहाँ से भी मैं 1/3 लेता हूँ कॉमन और ये आ गया 2 - 1 - 1, तो ये 1/3 और ये हो जाएगा 0। ठीक है, तो 0 और ये जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये भी 0 हो जाएगा, मतलब न्यूट्रॉन पे न्यूट्रल होता है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होती। तो अब आपको पता चल गया कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स हैं वो भी क्वार्क्स से मिलकर बने हुए हैं। ठीक है, तो क्वार्क्स में 2 तरह के क्वार्क्स, बेरियंस और म्यूऑन्स। बेरियंस जब क्वार्क्स आपस में मिले और वो जुड़ते किसकी वजह से, ग्लूऑन्स की वजह से। ठीक है, ये बात आप ध्यान में रखिएगा कि ग्लूऑन्स के पास एक करंट चार्ज होती है जो कि जब एक्सचेंज होती है क्वार्क्स के दरमियान तो ये आपस में जुड़े हुए रहते हैं। अब ये ज़्यादा जो है वो डीप आपको आना भी नहीं चाहिए और इसकी जरूरत भी नहीं है, क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है, देख मैं आपको ज़्यादा नहीं पढ़ा रहा, बस ऊपर से पढ़ा रहा हूँ। ग्लूऑन्स की वजह से 2 क्वार्क्स आपस में जुड़ते हैं। जब 3 क्वार्क आपस में जुड़े तो जो है वो बेरियन कहलाता है, और जब 3 क्वार्क, 2 अप क्वार्क डाउन क्वार्क जुड़े तो वो प्रोटॉन होता है, और जब एक अप क्वार्क और 2 डाउन क्वार्क मिले तो वो न्यूट्रॉन होता है। उसकी मैंने चार्ज कैलकुलेशन आपको बताई। अब जरा बात करते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की, तो ऑप्शन उसको समझ आ गई। अब जरा बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की, तो इसको जरा मैं इरेज करता हूँ यहाँ से। ठीक है, इसको जरा मैं इरेज करता हूँ और हम चलते हैं ये शुरुआत की तरफ। मैंने आपको बताया सबसे पहले आए थे क्वार्क्स का हमने देखा, उसके बाद हमने बोसॉन्स का भी देखा, ये फोर्स कैरिंग पार्टिकल्स हैं बोसॉन्स, और तीसरे तरह के थे लेप्टॉन्स। तो याद रखिएगा, जिस तरह से हमने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन देखे थे वो क्वार्क से मिलकर बने हुए थे, उस तरह से लेप्टॉन जो है, बाय द वे इलेक्ट्रॉन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, लेकिन ये किस चीज़ से मिलकर नहीं बना हुआ। याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन एक वाहिद एलिमेंट्री पार्टिकल है और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम एलिमेंट्री पार्टिकल्स नहीं कहेंगे, क्योंकि वो फर्दर किसी चीज़ से मिलकर बने हुए हैं। एलिमेंट्री पार्टिकल हम उसे कहते हैं जो किसी चीज़ से मिलकर नहीं बना हुआ। अब इलेक्ट्रॉन लेप्टॉन है और वो ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के साथ पार्टिसिपेट नहीं करता। ठीक है, इसकी स्पिन जो है 1/2 इसकी स्पिन होती है, और इलेक्ट्रॉन एलिमेंट्री पार्टिकल है। उसे जिस तरह से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स क्वार्क से मिलकर बने होते हैं, इलेक्ट्रॉन किसी चीज़ से मिलकर नहीं बना। इलेक्ट्रॉन एक एलिमेंट्री पार्टिकल है, ये ऐसे ही वजूद में आ गया था, जैसे मैंने आपको बताया कि क्वार्क वजूद में आए थे, ये ऐसे ही आ गया था। लेप्टॉन जो है उसकी 3 जनरेशन है, 3rd जनरेशन है, 3 जनरेशन है, और इलेक्ट्रॉन एक जनरेशन का हिस्सा है। फर्स्ट जनरेशन है वो इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, सेकंड जनरेशन में म्यून और म्यून न्यूट्रिनो, थर्ड जनरेशन में टॉप और टॉ न्यूट्रिनो। अब ये इलेक्ट्रॉन है, ये एलिमेंट्री पार्टिकल हैं, ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के साथ जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करते, जिसकी वजह से ये आपस में मिलकर कुछ नहीं बनाते। तो ये बाय द वे ये फर्मियंस है, मैं आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स और क्वार्क्स मिलकर हम फर्मियंस कहते हैं, और इनकी जो हाफ इंटीजर जो है उसकी स्पिन होती है, और ये इन्फ्लुएंस होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या वीक फोर्सेस या ग्रेविटेशनल फोर्सेस से। बाय द वे ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से इंटरसेप्ट नहीं करते, जिसकी वजह से ये मिलकर कुछ नहीं बनाते। तो इलेक्ट्रॉन, अब हम जरा अपनी पिक्चर को अब फिर से देखते हैं। ठीक है, हमने सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में देखा था। सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एलिमेंट्री पार्टिकल्स नहीं है, क्योंकि ये क्वार्क से मिलकर बने हुए हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एलिमेंट्री पार्टिकल है, ये किसी चीज से मिलकर नहीं बना हुआ। ठीक है, अब जब ये आपस में मिलते हैं तो एक एटम बनता है, जैसे कि हीलियम, जैसे कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ठीक है, और जब एटम्स आपस में मिले तो वो मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं। ठीक है, वो मॉलिक्यूल बन, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक में मिले तो वो वाटर बनेगा। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल है। ठीक है, और जब मॉलिक्यूल्स आपस में मिलते हैं तो ऑर्गेनेल बनता है। ऑर्गेनेल, जिस तरह से हमने सेल मेम्ब्रेन के बारे में देखा था कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो उसमें फॉस्फोलिपिड्स होते हैं और उसमें मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं ग्लाइसिरोल के और फैटी एसिड के। ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स जब आपस में मिलते हैं तो ऑर्गेनेल बनता है। बाय द वे ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं, तो इसे जब ये आपस में न्यूक्लियस में कंबाइन हुए तो न्यूक्लियोसिंथेसिस लिखा जाता है, न्यूक्लियोसिंथेसिस, क्योंकि एटम के न्यूक्लियस में ये पाए जाते हैं जो है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और जब ऑर्गेनेल्स आपस में मिलेंगे, साइटोप्लाज्म हो गया, न्यूक्लियस हो गया, या फिर ये सेल मेम्ब्रेन हो गई, तो फिर एक सेल बनता है, एक सेल। तो अब आपको समझ में आ गया कि सेल से भी नीचे कुछ चीजें हैं, एटम्स। ठीक है, तो एटम्स जो है वो नीचे एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, उससे पहले क्वार्क्स हैं, क्वार्क्स, ये मैं इसको लिख देता हूँ क्वार्क्स। ठीक है, तो हम सेल की वजह से अलग अलग तरह के सेल जब आपस में मिलते हैं तो जो है वो टिश्यू बनता है। टिश्यू जैसे कनेक्टिव टिश्यू है, ब्लड, या फिर और दूसरे तरह के टिश्यू हैं। और जब टिश्यूज आपस में मिले तो ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गन्स, जैसे कि पेंक्रियाज हो गया, लिवर हो गया, इस तरह के ऑर्गन्स। और जब ये ऑर्गन्स आपस में मिले डिफरेंट तरह के तो वो ऑर्गन सिस्टम बनता है, ऑर्गन सिस्टम बनता है, पूरा एक सिस्टम बन जाता है। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम में पेंक्रियाज का रोल है, लिवर का रोल है, स्टमक का रोल है, इस तरह से ऑर्गन सिस्टम बनता है। और जब ऑर्गन सिस्टम आपस में मिले तो एक ऑर्गेनिज्म वजूद में आ जाता है, ऑर्गेनिज्म, जैसे मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म हो गए, ह्यूमंस हो गए। ठीक है, और जब ऑर्गेनिज्म आपस में मिले तो स्पीशीज बनती हैं, और स्पीशीज मिलकर पॉपुलेशंस बनाती हैं, पॉपुलेशंस। होमो सेपियंस जो है वो
स्पीशीज हैं और वो जब आपस में मिले तो वो पॉपुलेशन बनाती है। और जब पॉपुलेशन से आगे बढ़े तो एक चीज़ होती है कम्युनिटी। कम्युनिटी और डिफरेंट तरह की जब कम्युनिटी आपस में मिले तो इकोसिस्टम बनता है। अब इसमें जो है लिविंग नॉन लिविंग सब आ गए, होमो सेपियंस, होमो इरेक्टस, जो भी प्लांट की स्पीशीज है, फाइलम है, किंगडम है, ऑर्डर है, सब कुछ आ गया, ठीक है। इकोसिस्टम है। इकोसिस्टम जब आपस में सारे मिले, सारे इकोसिस्टम, डेजर्ट्स के अलग अलग तरह के इकोसिस्टम, तो बायोस्फीयर वजूद में आता है। मतलब ये अर्थ का पूरा कॉम्बिनेशन हो गया, क्रक्स हो गया, ठीक है। इस तरह से हमारी जो है वो इवोल्यूशन हुई है क्वार्क्स से, ठीक है। अब क्वार्क्स इस तरह ये सारा जो आपको नॉन लिविंग मैटर वजूद में आ जाता है। बायोस्फीयर से आगे बढ़े तो गैलेक्सीज हैं, जिस गैलेक्सी में हम रहते हैं उसका नाम मिल्की वे है। मिल्की वे के साथ में एंड्रोमेडा है। जब गैलेक्सीज आपस में मिले तो क्लस्टर्स बनते हैं, और जब क्लस्टर्स आपस में मिले तो जो है वो सुपर क्लस्टर्स बनते हैं। तो इस तरह के हजारों सुपर क्लस्टर मिलकर हमारा एक पूरा यूनिवर्स बनता है, ठीक है। अब आगे हम नहीं जाते, हम बस थोड़ा इसको देखते हैं कि बायोस्फीयर से नीचे हम क्वार्क्स हैं। और क्वार्क्स भी मैंने आपको बताया कि एक स्ट्रिंग थ्योरी है जो कि हमें ये बताती है कि पार्टिकल्स भी नहीं, एक फिलामेंट होता है एनर्जी का जो कि मूव करता रहता है। तो ये जो आपको सारा ये जो नॉन लिविंग, जिस मोबाइल में आप जो है वो देख रहे हैं इस वक्त मेरी वीडियो, जहाँ पर पेन जिससे आप लिख रहे हैं, ये नॉन लिविंग है, लेकिन इसमें भी एटम्स हैं और एटम्स में इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जब आप तोड़ेंगे तो क्वार्क्स बनेंगे, क्वार्क्स को फर्दर आप तोड़ेंगे तो उसमें स्ट्रिंग्स बनेंगी जो कि वाइब्रेट करती हैं। अब कोई भी चीज़, एक थ्योरी है, फिलोसॉफिकल थ्योरी है कि कोई भी चीज़ थिंग नहीं होती, वो इवेंट्स होते हैं, ये भी मूव करते रहते हैं। ये इकबाल का शेर है कि फरेबे नज़र है, फरेबे नज़र है सुकून और सबात, फरेबे नज़र है सुकून और सबात, तड़पता है हर जर्रा कायनात, तड़पता है हर जर्रा कायनात, कायनात का हर जर्रा तड़पता है। कोई भी सुकून से नहीं बैठा। ये जो सुकून आपको नजर आ रहा है नॉन लिविंग थिंग्स में, ये सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ईगो है। इनके ऊपर भी एक ईगो है ये, लेकिन वो ईगो आपके बराबर भी नहीं है, लेकिन ये भी मूव करते रहते हैं। इनकी भी अपनी एक ईगो है, इनकी भी अपनी एक फ्रीक्वेंसी है। फरेब नजर है सुकून और सबात, ये जो सुकून और सबात आपको नजर आ रहा है, ये इल्यूजन है, ये फरेब है, तड़पता है हर कायनात। अब आप स्ट्रिंग थ्योरी को देखें, क्वार्क्स भी पार्टिकल्स नहीं है, क्या आप उनको समझिए कि वो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, उनमें भी जो है मूवमेंट है, उनमें भी जो वो है ईगो है एक तरह का, ठीक है। तो अब आपको अखबार का ये समझ में आ गया हो। तो हम अब आगे बढ़ते हैं और अपना जो है वो टॉपिक शुरू करते हैं। अब असली टॉपिक सब एटॉमिक पार्टिकल। ये आपको मैंने जो है वो पूरी जो है वो बता दिया कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स कैसे वजूद में आए थे। अब हम असली टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बाद एटम्स सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो हमने देखा कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स कैसे जो है वो वजूद में आए थे, ठीक है। सब एटॉमिक पार्टिकल्स, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, ये सारे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जब ये आपस में मिले तो एटम बना। अब एटम की स्ट्रक्चर के हवाले से एक पूरी हिस्ट्री है, ठीक है। सबसे पहले डाल्टन ने एक एटॉमिक मॉडल पेश किया था। डाल्टन ने एक डाल्टन्स एटॉमिक मॉडल, जिसे हम कहते हैं डाल्टन्स एटॉमिक मॉडल, तो ये मैंने आपको बताया था, डाल्टन्स एटॉमिक मॉडल आया था। उसके बाद एक प्लम पुडिंग मॉडल आया था, जे थॉमसन का प्लम पुडिंग। उसने ये कहा था कि एटम जो है, प्रोटॉन्स जो है वो एक स्फीयर में बंद है। ये स्फीयर है प्रोटॉन्स का, ये एटम जो है वो पॉजिटिवली चार्ज का एक स्फीयर है, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एम्बेडेड हैं, इस तरह से इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड है, इस तरह से इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड है, ठीक है। ये थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल था, प्लम पुडिंग। उसके बाद जो कि आज का हमारा टॉपिक भी है, रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल आया था। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। अब इस पर पहुंचने से पहले, ये 1911 की बात है, 1911 की। इस तक पहुंचने से पहले मैं जरा इसको टॉपिक बनाता हूं, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक ही रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल है, ठीक है। तो मैं इसको लिखता हूं, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल पे जाने से पहले हम जरा मास और चार्ज देखते हैं इन सब एटॉमिक पार्टिकल्स की। ये मैं एक जो है वो पिक्चर को 1 मिनट इंपोर्ट करता हूँ। तो ये है वो पिक्चर, इसमें ये लिखा हुआ है, देखें। अब ये जो पिक्चर है वो आपको दो चीज़ें बता रही है। सबसे पहले ये जो मास है इसे हम कहते हैं एब्सोल्यूट मास, एब्सोल्यूट, जो कि एक्चुअल मास है, एब्सोल्यूट मास है, ठीक है। और ये जो मास है उसे हम कहते हैं रिलेटिव। हम इनसे रिलेट करते हैं कि भाई जिस सब एटॉमिक पार्टिकल्स का रिलेट करते हैं, प्रोटॉन को हमने 1 कंसीडर किया है और उससे जो है रिलेट करते जाते हैं मासेस को, ठीक है। और सेम ये जो चार्ज है वो है रिलेटिव चार्ज, रिलेटिव, और ये जो चार्ज है वो है एब्सोल्यूट, जो कि एक्चुअल जो है चार्ज होती है, ठीक है, एब्सोल्यूट चार्ज। तो देखें जरा, ये जो प्रोटॉन का एब्सोल्यूट मास है वो ये है 1.67 × 10⁻27 kg, ठीक है। तो ये मास केजी में है। अब अगर मैं इसको आपकी कहूँ कि आप मुझे इनका मास ग्राम्स में बताएं, तो ये ग्राम्स में कितना बनेगा। 1 मिनट में इसको ज़रा अरेंज करता हूँ, फिर हम देखते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखें, प्रोटॉन के मास की हम बात कर रहे थे, इस प्रोटॉन के मास की। प्रोटॉन का मास केजी में यहाँ पे लिखा हुआ है 1.67 × 10⁻27 kg, लेकिन ग्राम्स में ये बनेगा 1.67 × 10⁻24 ग्राम्स, ठीक है। तो ये ग्राम्स में ऐसा हो जाएगा। और AMU में भी यहाँ लिखा हुआ है एटॉमिक मास यूनिट, जिसमें हम इन छोटे छोटे मासेस को ग्राम्स और केजी में मेजर करने के बजाय हम AMU में जो है वो मेजर करते हैं, ठीक है। अब एक और जो है वो यूनिट है जो कि कॉमनली पूछा जाता है, वो है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो प्रोटॉन का मास मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जो बनेगा वो बनेगा 938
1.27 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर। अब ये जो है c² ये स्पीड ऑफ लाइट का यूनिट है, तो ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा इसकी। अब ये न्यूट्रॉन का मास अब सेम है, तो ये ग्राम्स और ऐसे में ऐसे बनेगा, ठीक है। अब जरा देखें, यहाँ पे 493 है और यहाँ पे 262, तो सबसे हेवीएस्ट जो पार्टिकल है, स्लाइटली हेवीएस्ट है, वो न्यूट्रॉन है, ठीक है। ये हेवीएस्ट पार्टिकल है, तो ये कैलकुलेशन में ज़्यादा फर्क नहीं आएगा, लेकिन आप ये रखिए कि न्यूट्रॉन हेवीएस्ट पार्टिकल है, क्योंकि ये सवाल पूछा जाएगा प्रीवियसली। और सबसे जो लाइटेस्ट पार्टिकल है वो इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन का मास आप देखें, ठीक है। अब मैं इसकी कन्वर्जन नहीं कर रहा, कन्वर्जन आप खुद कीजिएगा, ठीक है। ये केजी में यहाँ पे लिखा हुआ है, आप ग्राम्स में इसको कीजिएगा, यहाँ पर इंटरनेट से देख लीजिएगा, ठीक है। अब AMU में प्रोटॉन का मास, इसको हम स्लाइटली 1 कंसीडर करते हैं, बस सिंपली 1, ठीक है। ये जो प्रोटॉन का ये मास है AMU, और न्यूट्रॉन के मास को भी हम 1 ही कंसीडर करते हैं, 1, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन के मास को इसमें देखें, अब ये इलेक्ट्रॉन के मास की बात चल रही है। जो इलेक्ट्रॉन का मास है, इलेक्ट्रॉन का मास वो 1837 टाइम्स जो है वो लाइटर होता है प्रोटॉन में, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब कंपेरेटिवली हम इसको 0 लेते हैं, लेकिन ये आप ध्यान में रखिएगा 1/1837 टाइम्स जो है वो कंपेयर में आ जाता है कभी कभी, ठीक है। और ये बात हो गई रिलेटिव चार्ज की। प्रोटॉन को हम +1 कंसीडर करते हैं। न्यूट्रॉन में मैंने आपको क्वार्क्स के सेक्शन में बताया था कि न्यूट्रॉन पे जो न्यूट्रल होता है चार्ज, ये मैंने कैलकुलेट भी की थी। ई जो हमारा वैल्यू आया था 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और ये बस इनकी पोलैरिटी चेंज है, प्रोटॉन जो है वो प्लस में आता है और इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव में आता है, बस। तो ये हम पिछली बार देख चुके हैं, ठीक है। तो इस पर ज़्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं है। तो बस ये मोटे मोटे ज़हन आप ज़हन में रखिएगा, मोटे मोटे फिगर्स आप ज़हन में रखिएगा, ठीक है। लेकिन कभी कभी ये क्वेश्चंस पूछ लेता है, जरा मैं इसको इरेज करता हूँ, इसको मैं इरेज करता हूँ और हम डिस्कस करते हैं थोड़े बहुत क्वेश्चंस इस पे कैसे आते हैं, ठीक है। अब कभी कभी ये पूछ लेता है कि हाउ मच, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि हाउ मच हेवियर इज द हाइड्रोजन एटम is compared to an electron, ठीक है। अब ये जिससे भी ये यहाँ पे तो मैंने एग्जाम सैंपल के तौर पे हाइड्रोजन एटम लिया है। अब ये जिससे भी आपको कंपेयर करने के लिए कहे वो आप कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको तरीका बता देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मास ऑफ हाइड्रोजन एटम जो है, मास ऑफ हाइड्रोजन एटम जो है, यहाँ जो भी एटम हो उसका आपने मास लिखना। तो हाइड्रोजन एटम का मास कितना होगा आपको पता है, 1.67 × 10⁻⁻27 kg, क्योंकि हाइड्रोजन एटम में एक ही प्रोटॉन होता है। और बाद में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये यहाँ पे नीचे लिखा भी हुआ है, इसको मैं ज़रा अरेंज करके लिख लेता हूँ। ये हो जाएगा 9.1 × 10⁻31 kg, क्योंकि पॉइंट को हमने राइट साइड मूव किया है 4 टाइम्स, तो ये मैग्नीट्यूड में -31 हो जाएगा। देखें, अब हाइड्रोजन एटम को कंपेयर करने के लिए कहा गया है। अब जरा हम क्या करेंगे, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, ठीक है। जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे आपस में, तो हमारे पास जो है आंसर आएगा 1837/1। तो हमें ये पता चला कि हाइड्रोजन एटम इज 1837 टाइम्स हेवियर देन इन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये रिजल्ट आप ध्यान में रखिएगा, ये आपको कंपेयर करने के लिए भी कहा जाता है। दूसरा कैसे क्वेश्चन आता है, ये देखें जरा, मैं इसको रेज कर देता हूँ पहली बार। ये देखें, ये बात आप ध्यान में रखिएगा कि जो चार्ज टू मास रेशो है इलेक्ट्रॉन का, उसका वैल्यू है 1.7 × 10⁻11 कूलम पर kg, ठीक है। अब जरा हम यहाँ से, आपको चार्ज का भी पता है, वैसे तो मास का भी पता है, लेकिन कभी कभी ये क्वेश्चन आया हुआ है कि यहाँ से हमें चार्ज जो है वो पता है, वो क्या है, 1.67 × 10⁻⁻19 kg, ठीक है। सॉरी कूलम, ये चार्ज की बात कर रहे हैं हम। तो जब हम जो है मास निकालना चाहें, अगर यहाँ से मास निकाल, चार्ज का वैल्यू हमें पता है, हम मास निकालना चाहते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1.67 × 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे हम ई अपॉन एम का वैल्यू रखेंगे 1.758 × 10⁻11 कूलम पर kg। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप आंसर बिल्कुल इसके करीब आएगा, इसके ये आएगा आंसर, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ 1 मिनट, 9.1 × 10⁻31 kg, ठीक है। बिल्कुल यही ऑप्शन आएगा। तो यहाँ से आप मास निकाल सकते हैं, चार्ज टू अपॉन, ये वैल्यू जरा याद रखिएगा, चार्ज टू मास रेशो, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम इसको रिमूव करते हैं और कुछ टर्म्स हैं जो कि हमें देखने हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, उनको ज़रा हम देखते हैं, ठीक है। इसको मैं कट कर देता हूँ 1 मिनट। अब ज़रा देखें, एक चीज़ है जिसे हम कहते हैं एटॉमिक नंबर। अब इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम Z से, ठीक है। अब ये एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर जो होता है वो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन रिसाइड करते हैं, ये एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है। अब इसको आल्सो कॉल्ड प्रोटॉन नंबर,
हम इसे प्रोटॉन नंबर भी कहते हैं, यहाँ पे चार्ज नंबर भी कहते हैं, ठीक है। एक दूसरा टर्म है जिसे हम कहते हैं मास नंबर। मास नंबर, मास नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है ए के साथ, और इसकी जो डेफिनेशन बनेगी, वन लाइनर डेफिनेशन, वो ये बनेगी कि सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। किसी भी एटम के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, इनका सम, इनकी जो प्लस है वो मास नंबर कहलाता है, ठीक है। या फिर आल्सो कॉल्ड, इसे कहा जाता है आल्सो कॉल्ड न्यूक्लियन नंबर। न्यूक्लियन नंबर, अब न्यूक्लियन नंबर क्यों कहा जाता है ये मैंने आपको बताया, क्योंकि मास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, तो इन दोनों को आपस में मिलाकर न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है, इसलिए क्योंकि ये मास नंबर इन दोनों का सम है तो ये न्यूक्लियन नंबर का कहलाता है, ठीक है। तीसरा जो टर्म है वो कहलाता है न्यूट्रॉन नंबर। क्या कहलाता है? न्यूट्रॉन नंबर, मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन एन एटम। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन एन एटम, ठीक है। किसी भी एटम में कितने न्यूट्रॉन्स हैं वो जो है हमें बताता है न्यूट्रॉन नंबर, ठीक है। अब देखें, अगर मैं किसी भी न्यूक्लियस से प्रोटॉन निकाल दूं और इलेक्ट्रॉन निकाल दूं, 1 मिनट, नंबर जो है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम है। अब अगर मैं किसी भी एटम से प्रोटॉन निकाल दूं, मतलब ए को निकाल दूं, ए माइनस जेड कर दूं, तो मुझे न्यूट्रॉन मिल जाएंगे, ठीक है। तो न्यूट्रॉन निकालने का ये फार्मूला होता है। तो अब आपको पता है कि कोई भी एटम जो है, कोई भी एटम, अगर मैं उसके इलेक्ट्रॉन नंबर की बात करूं, मतलब उसमें कितने इलेक्ट्रॉन जो है वो पाए जाते हैं, तो वो मस्ट बी इक्वल टू एटॉमिक नंबर। मस्ट बी इक्वल टू एटॉमिक नंबर, मतलब जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। तो ये बात हम कर रहे हैं न्यूट्रल एटम की। न्यूट्रल एटम की देखें, एटम तो जाहिर सी बात है न्यूट्रल ही होता है, लेकिन अगर वो एटम न्यूट्रल नहीं होगा, उसमें प्रोटॉन या फिर इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएंगे, तो फिर वो बन जाएगा केटाइन। फिर वो बन जाएगा केटाइन, ठीक है। सॉरी, आयन बन जाएगा। आयन, वैसे तो आयन बन जाएगा, लेकिन अगर उसमें पॉजिटिव चार्ज होंगे तो वो बन जाएगा केटाइन, लेकिन अगर उसमें नेगेटिव चार्ज होंगी तो वो बन जाएगा एनाइन। याद रखें, एटम हमेशा न्यूट्रल होता है। जब हम किसी चार्ज स्पीशी की बात करें तो वो हमेशा आयन होती है, वो एटम नहीं होती, ठीक है, आयन। अगर वो पॉजिटिव प्रोटॉन ऐड कर रही है, उस पर प्लस चार्ज है, तो वो केटाइन बन जाएगी, और अगर वो उसमें नेगेटिव चार्ज है तो वो एनाइन बन जाएगी, ठीक है। तो ये बात ज़रा आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसको मैं उम्मीद करता हूँ, और हम इनकी रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं कि हम एटम को रिप्रेजेंट किस तरह से करते हैं, ठीक है। तो ये सपोज करें कोई एटम है, ये एक्स उसका नाम है, ठीक है, एक्स उसका नाम है, तो नीचे जो है वो जेड और ऊपर जो है वो ए आएगा, ठीक है। तो किसी भी एटम को रिप्रेजेंट करने का ये तरीका होता है। जेड एटॉमिक नंबर को शो करेगा, एटॉमिक नंबर को, और ए जो है वो मास नंबर को शो करेगा, मास नंबर को शो करेगा, ठीक है। हम ज़रा कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। बहुत ही मशहूर एग्जांपल दिया जाता है यूरेनियम का, जिसका 92 और 238। अब मैं आपसे पूछता हूँ, आप मुझे इसका जेड भी बताएं, इसका ए भी बताएं, इसमें प्रोटॉन्स भी बताएं, इसमें न्यूट्रॉन्स भी बताएं, और इसमें इलेक्ट्रॉन्स भी बताएं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, जेड जो है वो तो सीधा सीधा लिखा हुआ है। जेड क्या है? उसका एटॉमिक नंबर है, जितने उसमें प्रोटॉन्स होंगे। अब देखें, नीचे 92 लिखा हुआ है, तो जेड जो होगा 92, मतलब उसका एटॉमिक नंबर जो होगा वो 92 होगा। एटॉमिक मास जो मास नंबर जो है वो ऊपर लिखा हुआ है, तो वो होगा 238, मतलब ये सम है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का, ठीक है। अब जो Z है वो प्रोटॉन नंबर ही होता है, तो वो 92 हो गया। अब मैं आपको बताया कि अगर कोई एटम न्यूट्रल है, और एटम न्यूट्रल ही होता है, तो उसमें प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की तादाद हमेशा सेम होगी, तो इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो भी 92 हो गए। अब कैलकुलेशन यहाँ पे इन्वॉल्व होगी, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि ये सम होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का किसी भी एटम में 238 में। अब अगर मैं 238 में से प्रोटॉन माइनस कर दूं, 92 माइनस कर दूं, तो मुझे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मिल जाएंगे, और ये कितना आएगा? 146। तो न्यूट्रॉन्स जो हैं यूरेनियम के इस आइसोटोप में, अब ये याद रखिएगा 238 एक आइसोटोप है यूरेनियम का, उसमें न्यूट्रॉन्स जो है वो 146 है, ठीक है, 146। ये याद रखिएगा, किसी भी तरह की कैलकुलेशन ऐसे होती है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, हम एग्जांपल लेते हैं लीड का, ठीक है। लीड का जो एटॉमिक नंबर है वो है 82, और इसका मास नंबर जो है वो है 207, ठीक है। अब आप मुझे इसमें इसका जेड बताएं, इसका ए भी बताएं, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बताएं, न्यूट्रॉन्स बताएं, और इलेक्ट्रॉन्स भी बताएं। अब उसकी कैलकुलेशन सिंपल है, आप क्या करेंगे, ये आ जाएगा 82 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और जो इसका मास नंबर है वो 207 आ जाएगा। अब प्रोटॉन्स इसमें 82 हैं, इसमें 82, इलेक्ट्रॉन्स भी 82 होंगे। अब क्या करेंगे, 207 में से माइनस करेंगे 82, तो आपको न्यूट्रॉन्स मिल जाएंगे 125, ठीक है। तो न्यूट्रॉन्स ये हो गए। तो आप किसी भी एटम की कैलकुलेशन इस तरह से करते हैं, उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन इस तरह से फाइंड करते हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ से एक बहुत ही अहम रिजल्ट मिला कि अगर हम प्रोटॉन की या फिर इलेक्ट्रॉन की या फिर न्यूट्रॉन की, ये मैंने बात की है प्रोटॉन की, ये मैंने बात की है न्यूट्रॉन की,
और ये मैंने बात की है इलेक्ट्रॉन की। अगर मैं इनकी तादाद को चेंज करूँ किसी भी एटम में तो क्या होगा, क्या नतीजा आएगा। देखिए अगर मैं किसी भी एटम में, मैं इसको दूसरी पेन से लिखता हूँ, अगर मैं किसी भी एटम में प्रोटॉन की जो तादाद है उसको चेंज करूँगा तो वो एटम ही बदल जाएगा। नेचर ऑफ एटम अल्टर्ड। देखें मैं आपको कहूँ कि एक एटम है जिसमें प्रोटॉन की तादाद 92 है तो श्योरली 100% वो एटम जो है यूरेनियम होगा, ठीक है। अगर मैं आपको कहूँ कि एक एटम है जिसमें प्रोटॉन्स की जो तादाद है वो 82 है तो वो एटम श्योरली लेड होगा, ठीक है। ये बात आप ध्यान में रखिएगा कि प्रोटॉन की जो तादाद है वही एटम की आइडेंटिफिकेशन है। जैसे हमारी CN-SE होती है कि CN-SE का नंबर जैसे ही चेंज होगा कोई वो शहरी बदल जाएगा, उसी तरीके से अगर किसी एटम में प्रोटॉन की तादाद चेंज होगी तो वो एटम ही बदल जाएगा, वो एटम सेम नहीं रहेगा, ठीक है। अब अगर उसमें न्यूट्रॉन्स की जो तादाद है वो डिफर कर जाए तो वो आइसोटोप्स बनेंगे। क्या बनेंगे, आइसोटोप्स, वो आइसोटोप्स बनेंगे। अब इसमें हम चर्चा करते हैं आगे। अगर इलेक्ट्रॉन की तादाद डिफर कर जाए तो वो केटाइंस आयंस बनते हैं, आयंस। देखें अगर जो है प्रोटॉन की तादाद ज़्यादा हो गई किसी में, हम प्रोटॉन की तादाद इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा हो गई, प्रोटॉन की तादाद इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा हो गई तो इस सेंस में बनेगा केटाइन। और अगर इलेक्ट्रॉन की तादाद प्रोटॉन से ज़्यादा हो गई तो इस सेंस में एनाइन बनेगा, एनाइन, ठीक है। ये मैंने इससे रिलेटेड बात की है सारी, ठीक है। अब देखें प्रोटॉन की जब तादाद कोई भी नंबर चेंज होगा तो एटम ही बदल जाएगा, और अगर न्यूट्रॉन का कोई भी जो है वो नंबर चेंज होगा वो आइसोटोप्स बनेंगे, और अगर इलेक्ट्रॉन चेंज होगा किसी भी एटम में तो वो आयंस बनाएगा, ठीक है। तो ये आपको बात समझ में आ गई होगी। अब मैं ज़रा इसको रिमूव करता हूँ और कुछ एक एग्जाम्पल्स देखते हैं हम आइसोटोप्स के, ठीक है। आइसोटोप्स के एग्जाम्पल देखते हैं। अब देखें हाइड्रोजन के, ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के हमें 3 आइसोटोप्स मिलते हैं, तीन जो है वो इसके आइसोटोप्स मिलते हैं। सबसे पहला जो आइसोटोप है जो कि कॉमनली हम हाइड्रोजन को कंसीडर करते हैं उसका है नाम प्रोटियम, और इसके सिंबल ऐसे बनेंगे हाइड्रोजन 1 ठीक है। दूसरा जो है उसको हम नाम देते हैं ड्यूटेरियम, ठीक है। तो ये दूसरा हाइड्रोजन का आइसोटोप है जिसकी सिंबल हम ऐसे ही देते हैं 1 और 2, ठीक है। तीसरा जो है वो है ट्राइटियम, ट्राइटियम की जो सिंबल बनती है वो बनती है हाइड्रोजन 3 और 1। अब देखें, अब इसमें मुझे सबसे पहले प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, फिर इसमें प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, फिर इसमें प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। देखें इसमें प्रोटॉन्स की जो तादाद है वो 1 है, न्यूट्रॉन पहले इलेक्ट्रॉन की तादाद होगी वो भी 1 होगी। अब देखें न्यूट्रॉन किस तरह से मालूम करते हैं, 1 - 0 तो ये हो गया 1, मतलब इसमें कोई भी न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता, 1 - 1 क्योंकि ये जो है वो मास नंबर हो गया और ये प्रोटॉन का नंबर हो गया 1, मास नंबर 1 है उसमें माइनस करेंगे प्रोटॉन नंबर तो ये 0 आ जाएगा। तो इसमें हमें ये पता चला कि इसमें कोई भी न्यूट्रॉन नहीं है, ये न्यूट्रॉन लेस पार्टिकल है, इसमें कोई भी न्यूट्रॉन नहीं है, ठीक है। अब ड्यूटेरियम को देखते हैं, ड्यूटेरियम में भी प्रोटॉन 1 ही है, ठीक है, और इसमें इलेक्ट्रॉन भी 1 ही होगा क्योंकि ये न्यूट्रल है। अब इसके जो मास नंबर है वो 2 है और माइनस करेंगे प्रोटॉन नंबर तो हमें ये पता चला कि इसमें जो न्यूट्रॉन है वो 1 है, इसमें 1 न्यूट्रॉन है, ठीक है। अब ट्राइटियम पे आते हैं, ट्राइटियम में जो प्रोटॉन है वो सेम है 1 है, इलेक्ट्रॉन भी 1 ही है और 3 - 1 तो ये 2। अब हमें ये पता चला कि किसी भी आइसोटोप में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो डिफर करते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो डिफर करते हैं। क्योंकि किसी भी एटम में अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफर करें तो वो उसका आइसोटोप होता है, वो उसका आइसोटोप होता है। देखिए प्रोटॉन सब में सेम है, प्रोटॉन सब में सेम है, इन तीनों में प्रोटॉन सेम है, ठीक है। अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, हम एग्जाम्पल लेते हैं यूरेनियम का, हम एग्जाम्पल लेते हैं यूरेनियम का। तो यूरेनियम के भी 3 आइसोटोप्स जो है वो मिलते हैं। सबसे पहला यूरेनियम 234, ये इसका पहला आइसोटोप है। दूसरा हमें जो मिलता है वो मिलता है यूरेनियम 235 और तीसरा जो हमें मिलता है वो मिलता है यूरेनियम 238। अब देखिए इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसके भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स, और इस वाले आइसोटोप के भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स हम कैलकुलेट करते हैं। देखें अब यूरेनियम का जो एटॉमिक नंबर है वो तो 92 है, तो इसमें प्रोटॉन्स 92 होंगे, तीनों में प्रोटॉन्स 92 होंगे, तीनों में, क्योंकि ये इसके आइसोटोप है। मैंने ऊपर आपको बताया कि आइसोटोप्स में प्रोटॉन की जो तादाद होती है वो सेम होती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन भी 92 होंगे, जाहिर सी बात है, इलेक्ट्रॉन भी 92 होंगे क्योंकि ये न्यूट्रल एटम है, ठीक है। अब इसमें 234 में से हम माइनस करेंगे 92 और इसमें 235 में से माइनस करेंगे 92 और इसमें 238 में से माइनस करेंगे 92। तो इसमें भी हमें ये पता चला कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो हैं वो डिफर करते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो हैं वो डिफर करते हैं, न्यूट्रॉन्स की जो तादाद है वो डिफर करती है, ठीक है। यूरेनियम इसी तरह का केस जो है वो कार्बन के साथ है, कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14, सबका एटॉमिक नंबर 6 है, लेकिन मास जो है मास नंबर है वो कार्बन 13 वाले का 13 है, कार्बन जो है वो 12 वाले का 12 है और कार्बन 14 वाले का 14 है। अब सब में उसमें जो कार्बन 13 है उसमें 7 न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं और कार्बन 14 वाले में 8 न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं और जो है वो कार्बन 12 में उसमें 6 न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो डिफर करते हैं आइसोटोप में, ठीक है। तो ये हमने बात कर दी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जब डिफर करें। अब जरा बात करते हैं अगर इलेक्ट्रॉन की किसी तादाद जो है वो डिफर करती है, ठीक है। तो देखें ये मैं 2 एग्जांपल लेता हूँ। यहाँ पे मैंने लिया, एक लिया मैंने मैंगनीज
और उसकी जो एटॉमिक नंबर है वो 25 है और उसका जो मास नंबर है वो 54 है। ठीक है, 54 में यहाँ पे लिख देता हूँ, 1 मिनट, सॉरी 54 जो है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। और ये जो चार्ज ऑक्यूपाई करता है वो करता है -4। ठीक है, एक ये एटम लिया और एक मैंने लिया सेलेनियम का एटम। सेलेनियम जो है उसका एटॉमिक नंबर जो है वो 34 है और उसका मास नंबर जो है वो 78 है और ये चार्ज ऑक्यूपाई करता है -2 की। अब देखें, ये हमने बात कर ली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब इसमें डिफर करें। अब देखिए मैं आपसे पूछता हूँ, इसमें मुझे एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताएं, और इसमें भी A, Z, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताएं। अब देखें, ए मतलब मास नंबर जो है वो तो 54 ही है। ठीक है, और एटॉमिक नंबर 25 ही है। तो आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मालूम करने के लिए 54 माइनस 25 करेंगे तो आपको न्यूट्रॉन्स नंबर मिल जाएंगे, तो ये आ जाएगा 29। बाय द वे ये 54 तो होता है लेकिन 54.93 होता है, तो रफली इसको आप जो है वो 1 मिनट, इसको आप 55 कर लें। ठीक है, इसको 55 कर लें। अब ये हो गया 55 क्योंकि ये मास नंबर है और यहाँ पे हम 55 कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 30। ठीक है, तो रफली हम इसको 55 लेते हैं। ठीक है, अब देखें प्रोटॉन जो है वो तो एटॉमिक नंबर के बराबर होते हैं, वो आ जाएंगे 25। अब मसला जो है वो इलेक्ट्रॉन में है। इलेक्ट्रॉन 25 पहले थे जब ये न्यूट्रल एटम था, जब इसमें कोई भी चार्ज नहीं थी, तो ये न्यूट्रल एटम था, तो उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होने चाहिए थे। अब क्योंकि ये चार्ज ऑक्यूपाई करता है, इसने -4 ले ली है, तो अब इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बढ़ जाएंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो बढ़ जाएंगे क्योंकि अब ये एनायन हो गया है। एनायन हम उसे कहते हैं जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाए नंबर ऑफ प्रोटॉन से। अब देखें 25 तो पहले ही थे, 25 तो पहले ही थे, +4 जो है वो ऐड हो गए हैं, तो ये अब हो जाएंगे 29। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इसमें बढ़ जाएंगे, 25 पहले थे, अब ये हो गए 29। इसी तरह से सेम देखते हैं जो है सेलेनियम में, सेलेनियम का जो मास नंबर है वो 78 है, एटॉमिक नंबर जो है वो 34 है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इसी तरह कैसे मालूम करेंगे, 38 माइनस 34 जो आंसर आया वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होगा। प्रोटॉन जो है एटॉमिक नंबर मतलब 34 और इलेक्ट्रॉन देखें 34 पहले होने थे, +2 ऐड करें तो अब हो जाएंगे 36। तो ये कंसेप्ट है जब इलेक्ट्रॉन जो स्पीशीज चेंज हो जाए, जब केटाइन में इलेक्ट्रॉन जो है किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद डिफर कर जाए, तो ये कंसेप्ट था इलेक्ट्रॉन की तादाद डिफर होने का। तो ये हो गया सेलेनियम का। 78 माइनस 34 कितना बनेगा, ये बनेगा 44 है ना, 40। ठीक है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो 44 हो गए। ठीक है, तो ये बात हो गई जब किसी में नंबर ऑफ किसी भी एटम में अगर प्रोटॉन डिफर कर जाए तो वो नेचर ही चेंज हो जाती है, वो एलिमेंट ही, वो जो एटम है वही चेंज हो जाता है। और अगर किसी में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफर करें तो वो आइसोटोप बनता है, और अगर किसी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफर करें तो देख लिया आइसोटोप्स के बारे में। अब आइसोटोप्स के बारे में ये हमने देख लिया। 1 मिनट इसे मैं यहाँ करता हूँ। अभी मैंने आपको बताया कि आइसोटोप्स हम किन्हें कहते हैं। आइसोटोप्स जो होते हैं उनमें सेम एटॉमिक नंबर होता है, सेम एटॉमिक नंबर होता है, मतलब उनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो हैं वो सेम होते हैं, लेकिन उनमें डिफर कौन सी चीज़ करती है, बट डिफरेंट मास नंबर, उनमें मास नंबर जो है वो डिफरेंट होता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको एग्जांपल दी है। अब एक और टर्म होती है, ये आइसोटोप्स हो गए। अब हम एक और टर्म भी देखते हैं जिसे हम कहते हैं आइसोबार्स। आइसोबार्स क्या होती है, ज़रा ज़हन में रखिएगा। आइसोबार्स जो होते हैं वो डिफरेंट एलिमेंट में, आइसोबार्स आर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट विद द सेम मास नंबर। अब उनमें जो है मास नंबर जो है वो डिफर करता है, मास नंबर, बट डिफरेंट जो है डिफरेंट एटॉमिक नंबर, उनमें जो एटॉमिक नंबर है वो जो है डिफर करता है, लेकिन उनमें मास नंबर जो है वो सेम होता है। अब मास नंबर का आपको पता होगा, मास नंबर हम किसे कहते हैं, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, मतलब न्यूक्लियन नंबर्स। ठीक है, और एटॉमिक नंबर आपको पता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, अब ऐसी स्पीशीज जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो डिफर करें लेकिन न्यूक्लियन नंबर सेम हो। ठीक है, अब मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ। देखें एग्जांपल हम लेते हैं, क्लोरीन की एक स्पीशी है 40 और इसमें एटॉमिक नंबर 17 है। दूसरा आर्गॉन जिसका एटॉमिक नंबर 18 है और 40 इसमें इसका मास नंबर है। दूसरा है पोटाशियम, इसका भी मास नंबर 40 है और एटॉमिक नंबर 19 है। अब देखें, अगर मैं आपसे कहूँ आप मुझे इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताएं, इन तीनों में, इनके भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स, और इसके भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। अब देखें इसमें आपको पता है कि 1 मिनट इसे मैं ज़रा ऐसे लिखता हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी। तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो हैं वो 17 होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 17 क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर जो है वो 17 है। ठीक है, उसके बाद अगर हम इसके न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट करें तो न्यूट्रॉन 40 माइनस 17 इज इक्वल टू 23। ठीक है, तो इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो होंगे वो 23 होंगे, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करें तो वो भी 17 ही होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 17 होंगे। ठीक है, क्योंकि ये न्यूट्रल स्पीशीज। अब देखें आर्गन की जब बात करते हैं तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो हैं वो 18 हो जाएंगे,
नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या हो जाएंगे 18, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पहले देखते हैं तो वो भी 18 हो जाएंगे, और उसके बाद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं न्यूट्रॉन्स जो हैं वो हो जाएंगे 40 माइनस 18, और ये हो जाएंगे 22 न्यूट्रॉन। ठीक है, अब बात करते हैं पोटेशियम की। पोटेशियम में अगर हम देखें तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो हैं वो हो जाएंगे 19, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर जो है वो 19 है। इलेक्ट्रॉन्स भी 19 हो जाएंगे, और न्यूट्रॉन्स की जब बात करें तो वो 40 माइनस 19 इज इक्वल टू 21 न्यूट्रॉन। अब देखें इसमें न्यूट्रॉन जो है वो डिफर है, न्यूट्रॉन डिफरेंट है, न्यूट्रॉन डिफरेंट है, और प्रोटॉन्स जो हैं वो भी डिफरेंट है, प्रोटॉन जो हैं वो भी डिफरेंट है, 17, 18 और 19। तो हमने क्या कहा, जिसमें डिफरेंट प्रोटॉन नंबर हो, आइसोटोप्स में क्या था, सेम जो है वो एटॉमिक नंबर था, मतलब प्रोटॉन नंबर सेम था। अब इसमें जो है मास नंबर इन सबका सेम है, ये देखें 40, 40 और 40। तो ऐसी स्पीशीज जिनका मास नंबर जो है वो सेम हो, क्योंकि इन दोनों का सम जो है, अब इन दोनों का जो सम आएगा 23 और 17 का सम, 22 और 18 का सम, और 21 और 19 का सम, वो सब 40 है, वो सब 40 है। तो इन स्पीशीज को हम कहते हैं आइसोबार्स। क्या कहते हैं, आइसोबार्स। ठीक है, तो ये आइसोबार्स का हमें पता चल गया। अब एक और टर्म होती है जिसे हम कहते हैं आइसोटोन्स, आइसोटोन्स। ठीक है, अब मैंने ये बात ये थी कि ये देखें अगर प्रोटॉन नंबर डिफर करेगा, देखें इसमें प्रोटॉन नंबर डिफर कर रहा है ना, तो ये डिफरेंट एलिमेंट बन जाएंगे। तो डिफरेंट एलिमेंट होने का मतलब ये था कि जिस मैंने आपको बताया था कि जिस भी एटम में प्रोटॉन नंबर डिफर करेंगे वो एलिमेंट सेम नहीं रहेगा, वो एलिमेंट चेंज हो जाएगा। तो ये डिफरेंट एलिमेंट लिखने का मकसद ये है क्योंकि इसमें प्रोटॉन नंबर सेम नहीं है, ये एलिमेंट कभी सेम नहीं होंगे, ये अलग अलग होंगे। ठीक है, तो इसमें आइसोटोन्स की अब बात करते हैं। आइसोटोन्स हैं वो भी डिफरेंट एलिमेंट के होते हैं। ठीक है, आइसोटोन्स आर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स with same number of neutrons, but different number of protons। अब इसमें क्या होगा कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स वो सेम होंगे। इसमें हमने देखा था नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफर कर रहे थे ऊपर वाले में, इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होंगे, और जाहिर सी बात है डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे तो वो डिफरेंट एलिमेंट बन जाएगा। ठीक है, अब इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूं। ठीक है, देखें कार्बन 13, नाइट्रोजन 14 और ऑक्सीजन आइसोटोप 15 वाला। ठीक है, अब इसमें अगर मैं आपसे पूछूं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बताएं तो आप मुझे कहेंगे कि भाई इसका एटॉमिक नंबर 6 है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 6 होंगे। ठीक है, और इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो भी 6 ही होंगे। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जब देखेंगे तो ये बनेगा 13 माइनस 6 इक्वल्स टू 7। ठीक है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या हुए, 7 हो गए। अब इसमें देखें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो हैं वो क्या बनेंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन 7, क्योंकि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो भी 7, लेकिन न्यूट्रॉन्स जो हैं वो 14 माइनस 7, तो ये हो गए 7। ठीक है, अब बात करते हैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जैसे होंगे, आपको पता है कि उसका एटॉमिक नंबर 8 है, तो उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 8 होंगे, इलेक्ट्रॉन्स भी 8 ही होंगे, और न्यूट्रॉन्स जो हैं वो 15 माइनस 8, तो ये भी 7। अब देखें इसमें भी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 7 है, इसमें भी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 7 है, और इसमें भी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 7 है, और इसमें प्रोटॉन नंबर 6 है, इसमें प्रोटॉन नंबर 7 है, और इसमें प्रोटॉन का नंबर 8 है। तो हमारी जो डेफिनेशन है, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे और डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे, तो इससे स्पीशीज को हम कहते हैं आइसोटोन्स। तो ये जो तीनों हैं एक दूसरे के आइसोटोन्स हैं। क्या है, आइसोटोन्स हैं। तो ये टर्म्स आप ध्यान में रखिएगा। अब एक होती है जिसे हम कहते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज वो एटम्स और आयंस होते हैं विथ जो है सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब जिन स्पीशीज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सेम हो, उन्हें हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज कहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं हम एग्जांपल लूँ नियॉन की, नियॉन सोडियम प्लस और F माइनस। अब देखें अगर मैं आपको कहूँ आप मुझे नियॉन में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बताएं, तो आपको पता है नियॉन का एटॉमिक नंबर 10, तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन 10 होंगे, इलेक्ट्रॉन्स भी 10 होंगे। अब नियॉन का जो एटॉमिक मास है, मास नंबर जो है वो 20 माइनस 10, तो वो भी 10 हो जाएगा। इसमें न्यूट्रॉन्स भी 10 होंगे। ठीक है, अब देखें जनरली अगर हम सोडियम की बात करें, जनरली सोडियम की अगर हम बात करें तो सोडियम जब न्यूट्रल हो सोडियम, तो उसका एटॉमिक नंबर 11 और उसका मास नंबर 22.93, लेकिन हम इसे 23 कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो अगर मैं आप इस न्यूट्रल स्पीशीज की बात करूं तो उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे 11, इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे 11, और न्यूट्रॉन्स कितने होंगे 23 माइनस 11। लेकिन यहाँ बात उसकी न्यूट्रल स्पीशीज की नहीं हो रही, यहाँ बात हो रही है जब उसमें प्लस चार्ज आ जाए। प्लस चार्ज होने का मकसद ये है कि इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है, जिसमें अब देखें अब इसका एटॉमिक नंबर प्रोटॉन तो सेम रहेंगे 11, इलेक्ट्रॉन इसने एक लूज किया है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन अब इसमें हो जाएंगे 10, और न्यूट्रॉन जो है वो भी सेम रहेंगे 23 माइनस 11, तो न्यूट्रॉन हो जाएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं फ्लोरीन माइनस की। यही केस है फ्लोरीन में। फ्लोरीन अगर न्यूट्रल स्पीशी हो तो उसमें पहले बात करते हैं न्यूट्रल की। देखें मैं इसको दूसरी पेन से लिखता हूँ। फ्लोरीन का जो 9
और 18.99 होता है, लेकिन हम इसे 19 कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो गए 9, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए वो 9, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आप कैलकुलेट कीजिएगा 19 माइनस 9, ठीक है। अब लेकिन यहाँ जो है उसने नेगेटिव चार्ज ऑक्यूपाई की हुई है, जिसका मतलब ये है कि इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया हुआ है। जब इलेक्ट्रॉन 9 थे तो अब इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 10, प्रोटॉन्स सेम रहेंगे और न्यूट्रॉन्स भी सेम रहेंगे, 19 माइनस 9। अब देखें, नज़र रखें इलेक्ट्रॉन्स पे, इस पे 10, इसमें 10 और इसमें भी 10। तो वो स्पीशीज जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो उसे हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज कहते हैं, ठीक है। तो ये होती हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। होती है जिसे हम कहते हैं आइसोमर्स। आइसोमर्स आइसोमर्स वैसे तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम पढ़ेंगे आइसोमर्स, लेकिन मैं आपको इसका बस इसकी थोड़ी डिफिनेशन आप ध्यान में रखिएगा। आइसोमर्स वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके पास सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है। मॉलिक्यूलर फार्मूला जिनका जो है वो सेम होता है, लेकिन डिफरेंट जो है उनकी अरेंजमेंट, डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, ठीक है। उनकी अरेंजमेंट ऑफ एटम्स जो है वो डिफर करती हैं, ठीक है। लेकिन इसमें अब स्ट्रक्चरल आइसोमर का जो टाइप्स होते हैं, चेन आइसोमर्स, फंक्शनल आइसोमर्स, पोजिशनल आइसोमर्स, फिर उसमें स्टीरियो आइसोमर्स आ जाते हैं, फिर उसमें अदर टाइप्स आ जाते हैं, टोटोमेरिज्म और रिंग चेन आइसोमरिज्म। ये हमारे अभी हम नहीं पढ़ेंगे, ये हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब हम पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे। लेकिन आप ये दिन में रखिएगा कि इनमें मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, लेकिन अरेंजमेंट ऑफ एटम्स जो है वो डिफरेंट होती है, ठीक है। तो बस ये दिन में रखिएगा। आइसोमर्स, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, ये हमने देखा आइसोटोन्स, उसके बाद हमने देखा आइसोबार्स, और फिर पहले हम देख चुके थे आइसोटोप्स। अब आइसोटोप्स में केमिकल जो प्रॉपर्टी है वो सेम होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज जो है आइसोटोप्स की वो सेम होती है, ठीक है। क्योंकि इनमें वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सेम होती है, क्योंकि ये मैंने बताया था ऊपर, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पे केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं, जिसकी वजह आइसोटोप्स में वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सेम होती है, जिसकी वजह से उनमें केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, ठीक है। सारा हमने सारा देख लिया। अब जरा एटम की फिर से एक तस्वीर खींचते हैं, ठीक है। एटम की, एटम जैसे हमने पहले पढ़ा था कि एटम, डाल्टन ने बताया था कि एटम जो है वो स्मॉलेस्ट और इंडिविजुअल पार्टिकल है। तो क्या अब हम कह सकते हैं कि एटम इंडिविजुअल पार्टिकल है? नहीं कह सकते, क्योंकि ये हमें पता है कि ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स और फिर क्वार्क्स और फिर ये सारा फलसफा हम जो पीछे देख के आए। लेकिन अब कभी कभी ये पूछा जाता है कि एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल एलिमेंट का है या कंपाउंड का, ठीक है। सबसे पहले स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ, इस बात को जस्टिफाई करें कि एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, एटम जो है वो एलिमेंट का एन कंपाउंड या कंपाउंड का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। इस बात को आप कैसे देखते हैं? तो देखते हैं एलिमेंट, सबसे पहले हम देखते हैं कि एलिमेंट क्या होता है, एलिमेंट, और फिर देखते हैं कि कंपाउंड क्या होता है, ठीक है। एलिमेंट, तो एलिमेंट अगर मैं नाम लूँ, हाइड्रोजन ले लेता हूँ, हाइड्रोजन, या फिर मैं ले लेता हूँ क्या नाम है, हीलियम, ठीक है, या फिर हम ले लेते हैं क्लोरीन। तो ये एलिमेंट्स हैं। अब हाइड्रोजन को किस फॉर्म में मिलता है? H2 के फॉर्म में, हीलियम नोबेल गैस है He के फॉर्म में, क्लोरीन Cl2 के फॉर्म में। तो हाइड्रोजन किससे मिलकर बना हुआ है? H और हाइड्रोजन, ठीक है। हीलियम He से ही मिलकर बना हुआ है और क्लोरीन Cl+Cl, ठीक है। अब देखिए जरा, अगर मैं फर्दर इसको तोड़ूं, हाइड्रोजन को तोड़ूं, तो वो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन जिस तरह टूटेगा वो टूटेगा, ठीक है। और फर्दर उनको तोड़ूं तो क्वार्क्स बन जाएंगे। लेकिन क्या प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन मिलके कोई आइडेंटिटी शो करेंगे? मिसाल के तौर पर अगर मैं आपसे कहूं कि अगर मैं एक प्रोटॉन को और एक न्यूट्रॉन को एक न्यूक्लियस में कंबाइन करता हूं और उनको एक इलेक्ट्रॉन उनके शेल्स में जो है वो रोटेट करने के लिए देता हूं, तो आप इससे क्या जस्टिफाई करेंगे? इससे हमें क्या पता चला? तो मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि अगर मैं किसी एटम को, इस तरह एटम कंबाइंड हो, ठीक है, इस तरह से एटम कंबाइंड हो और इसमें एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन मैं इसको दूं और इसमें एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा हो, तो देखें अब आपको पता चलेगा कि हम ये पीछे पढ़ के आए हैं। तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा ड्यूटेरियम। हाइड्रोजन का ही आइसोटोप है ड्यूटेरियम, ठीक है, ड्यूटेरियम। अब देखें, जब ये इस तरह से कंबाइंड हुए तो इनमें एक आइडेंटिटी आई है, इनमें एक आइडेंटिटी तब आई है, ये ड्यूटेरियम की आइडेंटिटी में तब आई है जब ये कंबाइंड हुए। लेकिन क्या अगर मैं इनको अलग अलग तोड़ूं, इलेक्ट्रॉन को तोड़ के रख दूं और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को तोड़ूं, तो इनकी क्या आइडेंटिटी बनेगी? आप मुझे कह सकते हैं कि ये कोई सब्सटेंस बन रहा है या कोई एलिमेंट बन रहा है? नहीं, आप ये नहीं कह सकते। आप कहेंगे कि भाई ये रैंडम इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। तो एटम जो है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल तो है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, लेकिन एक एलिमेंट का या कंपाउंड का, ठीक है। ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल, इंडिविजुअल पार्टिकल ये नहीं है, मतलब ये पूरा यूनिवर्स का ये बिल्डिंग ब्लॉक नहीं है। यूनिवर्स के बिल्डिंग ब्लॉक शायद क्वार्क्स हो या फिर स्ट्रिंग हो या फिर कोई भी हो सकता है, लेकिन ये एक एलिमेंट को जो आइडेंटिटी जिस तरह के हम एलिमेंट को पहचानते हैं, ये उसका जो है बिल्डिंग ब्लॉक है, ठीक है। आइडेंटिटी जो है वो एलिमेंट की एटम देता है, ठीक है। अगर एटम को फर्दर तोड़ेंगे तो वो एलिमेंट जो है अपनी आइडेंटिटी खत्म कर देगा, फिर वो अलग आइडेंटिटी शो करेगा, जैसे इलेक्ट्रॉन, जैसे प्रोटॉन। मेरी बात आई थिंक समझ रहे होंगे आप कि आइडेंटिटी की बात है जब तक एलिमेंट की, तो वो आती है एटम से, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट इन कंपाउंड, ठीक है। और कंपाउंड की अगर बात करें, जैसे मैं वाटर ले लेता हूं, ठीक है, वाटर, यहाँ पर मैं H2SO4 ले लेता हूँ, H2SO4। तो ये देखिए, ये कंपाउंड है, ये अलग अलग एटम से मिलकर बने हुए वाटर, मतलब दो हाइड्रोजन आपस में मिले और ऑक्सीजन मिले, एक H2SO4, दो हाइड्रोजन, एक सल्फर और 4 ऑक्सीजन जब मिले। लेकिन इनकी भी अलग इनको डिफाइन करें तो एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन और तीसरा ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल है एलिमेंट्स का या फिर कंपाउंड का। ये बात अब आपको समझ में आ गई होगी कि आइडेंटिटी की जब तक बात है तो वो एटम से आती है, तो इसलिए हम इसको स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट या फिर कंपाउंड कहते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि इस बात, ये हो गई एक बात। दूसरी बात, मे एग्जिस्ट फ्रीली, क्या आइटम फ्रीली एग्जिस्ट कर सकता है? तो कुछ एलिमेंट होते हैं जैसे कि नोबेल गैसेस,
नोबल गैसेस जो हैं वो फ्रीली एग्जिस्ट करती हैं एटम की फॉर्म में। देखें, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, ये क्रिप्टॉन, जीनॉन, ये सारे जो नोबल गैसेस हैं इनका जो ऑक्टेट रूल, ये ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं। ऑक्टेट रूल ये हम केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ेंगे कि ऑक्टेट रूल क्या होता है। ये हीलियम जो है वो डुप्लेक्स रूल फॉलो करता है, ठीक है, डुप्लेक्स रूल। तो इन्हें ज़रूरत ही नहीं है, ये स्टेबल होते हैं, इन्हें ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, जीनॉन के कुछ कंपाउंड्स मिले हैं लेकिन वो भी इतने जो है वो खास नहीं है, तो इसलिए हम नोबल गैसेस जो है वो फ्रीली एग्जिस्ट कर सकती हैं यूनिवर्स में। अब इसी तरह से मे एग्जिस्ट फ्रीली और मे नॉट एग्जिस्ट फ्रीली, मे नॉट एग्जिस्ट फ्रीली, ठीक है। तो एटम कुछ ऐसे भी हैं जो कि फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करते। अब वो कौन से हैं? 1 मिनट में नॉट एग्जिस्ट फ्रीली, तो उसका एग्जांपल हो गया हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कभी भी आपको अकेले में नहीं मिलेगा, वो मिलेगा H2 के फॉर्म में, ठीक है, क्योंकि इसे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है, इसे जो है स्टेबिलिटी अचीव करनी होती है। ये हम जब केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे तो ज़्यादा आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गई दूसरी पॉइंट। नंबर तीसरी जो पॉइंट है कि इट टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। एटम जो है वो केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेता है, केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेता है एंड डज नॉट लूज इट्स आइडेंटिटी, इट्स डज नॉट लूज इट्स आइडेंटिटी। अब देखिए, मिसाल के तौर पर हम एक रिएक्शन कंसीडर करते हैं H2 प्लस Cl2, तो ये हमें देगा 2HCl। ये काफ़ी सिंपल सा जो है मैंने जो है रिएक्शन कंसीडर किया। देखिए, हाइड्रोजन की बात है तो वो एक हाइड्रोजन और दूसरा हाइड्रोजन इस तरह से बॉन्डिंग में, और Cl में Cl और Cl इस तरह से बॉन्डिंग में। देखें, अब जब मुझे ये मिलकर बना तो एक HCl का मॉलिक्यूल और दूसरा भी HCl का मॉलिक्यूल। देखें, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ने हिस्सा लिया, हाइड्रोजन ने हिस्सा लिया, यहाँ पे क्लोरीन ने हिस्सा लिया, यहाँ पे क्लोरीन ने हिस्सा लिया, तो हाइड्रोजन आगे हाइड्रोजन ही जाके बनाना, सिर्फ बॉन्डिंग चेंज हुई ना इनकी। अब Cl ही जाके बनाना, ये कोई और एलिमेंट तो नहीं बन गया ना, इसने अपनी आइडेंटिटी रिटेन कर दी ना। तो ये केमिकल रिएक्शन में पार्ट जरूर लेता है लेकिन अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन रखता है, मतलब ये कोई और एलिमेंट नहीं बन जाता। तो इसका मतलब ये है इट टेक्स पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन एंड डज नॉट लूज इट्स आइडेंटिटी। तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा कि एटम अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करता जब ये केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेता है, ठीक है। सिर्फ अब जैसे कि ये हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन से बाइंडेड है तो ये हाइड्रोजन क्लोरीन से बाइंड हो जाएगा, बस सिर्फ ये फर्क है कि बॉन्डिंग में डिफरेंस आ सकता है और इसी बॉन्डिंग की डिफरेंस की वजह से डिफरेंट केमिकल कंपाउंड्स बनते हैं, ठीक है। तो अलग अलग प्रॉपर्टीज अच्छी होती हैं। तो ये अब है 3 पॉइंट्स हैं मॉडर्न डेफिनेशन के हिसाब से, एटम की मॉडर्न डेफिनेशन के हिसाब से, ठीक है। अब एटम का एविडेंस हमें कैसे मिला? एटम का एविडेंस हमें कैसे मिला, ठीक है। तो जहां तक बात है लाइट माइक्रोस्कोप की, तो हम एटम को उससे नहीं देख सकते, ठीक है, एटम को उससे नहीं देख सकते। हम एटम को देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से। अब अगर आप पंजाब टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे FSC का, तो उसमें तो ये लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से भी हम क्लियरली एटम को नहीं देख सकते, लेकिन डिटेक्टेबल फॉर्म में से देख सकते हैं, हम इसे डिटेक्ट कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से इसकी पॉसिबिलिटी है कि एटम जो है नजर आ सकता है। अब क्यों हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की इसकी पॉसिबिलिटी है लेकिन लाइट माइक्रोस्कोप से नहीं है? तो देखें, सपोज करें कोई एक ऑब्जेक्ट है, मैं जनरल एग्जांपल दे रहा हूं, सपोज करें कोई एक ऐसा ऑब्जेक्ट है ऐसा, अगर मैं उसे एक ऐसी लाइट से देखने की कोशिश करूंगा जिसकी वेवलेंथ इस ऑब्जेक्ट की साइज से बड़ी है, इस ऑब्जेक्ट की साइज से इसकी वेवलेंथ अगर बड़ी होगी तो मुझे ऑब्जेक्ट विजिबल नहीं होगा। ये बात ध्यान में रखिएगा कि अगर इस ऑब्जेक्ट से किसी लाइट की या फिर किसी भी चीज की वेवलेंथ अगर बड़ी होगी तो मुझे ऑब्जेक्ट नजर नहीं आएगा, बिल्कुल नजर नहीं आएगा। तो अब आप देखें कि लाइट ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप जो है, लेकिन एटम जो है इससे बहुत छोटा है। माइक्रोस्कोप जो है वो सिर्फ वो साइज अप टू द लेवल ऑफ 500 नैनोमीटर जो है वो इस साइज के जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको देख सकती है, अप टू द लेवल ऑफ 500 नैनोमीटर या 450 नैनोमीटर, यहाँ तक देख सकती है। अब हम क्या करते हैं कि हम ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप के बजाय इलेक्ट्रॉन की बीम यूज करते हैं, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यूज करते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हम देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन की बीम की जो वेवलेंथ है वो काफ़ी छोटी होती है, काफ़ी छोटी, तो उससे हमें एटम नजर आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा कि हम बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज़ करते हैं क्योंकि इसकी वेवलेंथ एटम की वेवलेंथ से कम है, तो इसलिए हमें डिटेक्टेबल एटम हो सकता है, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा। तो 20th सेंचुरी में एक्स-रे पे जब काम हो रहा था, एक्स-रे पे, तो हमें एटम का डायमीटर पता चल गया, एटम का डायमीटर पता चल गया, और वो है 2 × 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। 20th सेंचुरी में एक्सरे पे जब काम हो रहा था तो हमें एटम का डायमीटर पता चला जिसकी रेंज 2 × 10⁻10 मीटर है। यहाँ अगर इसे मैं नैनोमीटर में लिखूँ तो ये हो जाएगा 0.2 नैनोमीटर, ठीक है, 0.2 नैनोमीटर। और इसकी जो मास की रेंज है, एटम के मास की रेंज है वो है 10⁻⁻27 से 10⁻⁻25 kg, ठीक है। तो ये एटम के मास की रेंज है। और मैं एक अब लाइन बोल रहा हूँ, उसके आपको अंदाजा होगा कि एटम कितना छोटा है, ठीक है। द स्टूडेंट्स कैन हैव एन आइडिया अबाउट द अमेजिंगली स्मॉल साइज ऑफ एन एटम फ्रॉम द फैक्ट दैट द फुल स्टॉप, ये जो फुल स्टॉप है, फुल स्टॉप में एक फुल स्टॉप लगाता हूँ, फुल स्टॉप may have 2 million एटम्स प्रेजेंट इन इट, ठीक है। तो एक फुल स्टॉप में अप टू द 2 मिलियन एटम्स प्रेजेंट होते हैं, इतना छोटा एटम है, ये बात आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो ये सारी बातें थी एटम से रिलेटेड, जिसकी मॉडर्न डिस्कवरी में अब हम इसको देखते हैं, ठीक है। तो ये बातें करना बहुत ज़रूरी थी। अब हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा असल में टॉपिक था रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल, ठीक है। अब
इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जिस तरह से हम डेवलपमेंट करते आए हैं, ठीक है, डेवलपमेंट करते ये आए हैं कि सबसे पहले फैराडे ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, फैराडे के एक्सपेरिमेंट से हमें ये एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इंडिकेट हुई थी, फैराडे के एक्सपेरिमेंट से हमें फैराडे एक्सपेरिमेंट इंडिकेट्स द एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन किस एक्सपेरिमेंट से इंडिकेट हुई थी? फैराडे के एक्सपेरिमेंट से। दूसरा जो क्रूक्स ट्यूब एक्सपेरिमेंट हुआ था, अब ये सारा पढ़ाते हैं पूरा क्रूक्स ट्यूब एक्सपेरिमेंट, इसने जो है इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन की जो प्रेजेंस है उनको प्रेजेंस को शो किया था, ठीक है, प्रेजेंस को क्रूक्स ट्यूब एक्सपेरिमेंट ने शो किया था। थर्डली जो रेडियो एक्टिविटी भी हम पढ़ते हैं, रेडियो एक्टिविटी ने ये कंफर्म कर लिया कि इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन्स जो है वो मौजूद होते हैं। ये कंफर्म्ड हो गया, रेडियो एक्टिविटी से ये कंफर्म हो गया कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। और चैंडविक एक्सपेरिमेंट से हमें न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी, न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी हुई थी, ठीक है। बाद में लास्टली ये जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक एक्सपेरिमेंट्स हुए थे, एक्सपेरिमेंट्स ने एटम की स्ट्रक्चर को हमें तस्वीर खींच के दी, पूरी स्ट्रक्चर ऑफ एटम को कंफर्म कर लिया। अब ये सारे एक्सपेरिमेंट्स पढ़ाए जाते हैं एफएससी में, हर एक एक्सपेरिमेंट की जो है डिटेल वर्जन मौजूद है, लेकिन हम ये यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमारा फर्दर टॉपिक नहीं है। अब हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक जिसका नाम है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। तो मैं इसको सारों को खत्म करता हूँ, ठीक है, इनको रिमूव करता हूँ और अब हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, ठीक है। तो हमारा टॉपिक है, शुरू करते हैं रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, ठीक है, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, ठीक है। ये जो जे थॉमसन का जो है एटॉमिक मॉडल था, प्लम पुडिंग मॉडल, उसके बाद किया गया था, ठीक है। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल 1911 की ये बात है, 1911, ठीक है। अब रदरफोर्ड और इसके कोवर्कर्स ने, अब इसके कोवर्कर्स को भी क्रेडिट देना लाजमी है क्योंकि इनकी भी काफ़ी कंट्रीब्यूशंस हैं। तो इसके कोवर्कर्स थे गीगर और एक दूसरा था मेडिसन। तो इनके साथ इनको स्टूडेंट कह लें या फिर जो है कोवर्कर्स कह लें, तो इन्होंने भी जो है रदरफोर्ड के साथ मिलकर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट जो है वो परफॉर्म किए थे, जिनमें से एक एक्सपेरिमेंट हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो इसका पहले बैकग्राउंड देखते हैं ज़रा। बैकग्राउंड ये है कि अब हमें इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पता है और प्रोटॉन्स का गोल्डस्टीन ने बताया था कि कैथोड रे में जब आप जो है वो होल्स करेंगे तो उससे कुछ रेज बिहाइंड द कैथोड रेज जो है वो दिखती हैं, ठीक है। तो ये हमें पॉजिटिव रेज का भी अंदाजा होगा, मतलब प्रोटॉन्स का भी जो है वो अंदाजा हो गया था। अब इलेक्ट्रॉन्स भी डिस्कवर्ड हैं, प्रोटॉन्स भी डिस्कवर्ड हैं, ठीक है, गोल्डस्टीन के क्यू मिल गया है, ठीक है। तो अब जो है इसकी जो डिस्कवरी का एम था, हमें ये तो पता था कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन ये इनकी लोकेशन कहाँ पे है ये नहीं बता दी, ठीक है। अब जो है इसकी प्राइमरी जो ऑब्जेक्टिव था, इसके मतलब ये कहते हैं कि प्राइमरी जो ऑब्जेक्टिव था इसके एक्सपेरिमेंट का, वो ये था डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस की डिस्कवरी का क्रेडिट जो है वो रदरफोर्ड को दिया जाता है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की जो लोकेशन है इन एटम, इसका भी क्रेडिट जो है वो रदरफोर्ड को ही दिया जाता है। तो बैकग्राउंड बिल्कुल ये है कि रदरफोर्ड ने अपना मॉडल हालांकि शुरू किया था कि जे थॉमसन का जो एटॉमिक मॉडल है उसकी कोई एक्सपेरिमेंटल बेस बनाई जाए, लेकिन जो है वो बोहर उसके बाद आए थे। बोहर इनका जो है वो स्टूडेंट था, ठीक है, बोहर रदरफोर्ड का स्टूडेंट था बोहर, ये यंग जो है वो साइंटिस्ट थे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की लोकेशन जो है वो रदरफोर्ड के खाते में जाती है और डिस्कवरी ऑफ द न्यूक्लियस, तो ये जो है वो बैकग्राउंड है, ठीक है। अब हम एक्सपेरिमेंट शुरू करते हैं कि उसका एक्सपेरिमेंट क्या था। तो एक्सपेरिमेंट के लिए मैं एक पिक्चर को जो है वो करता हूँ इंपोर्ट, तो एक पिक्चर को इंपोर्ट करते हैं, उसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप देखते हैं, ठीक है। 1 मिनट इसको, तो ये था जो है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल का एक्सपेरिमेंटल सेटअप, ठीक है। तो इसको ज़रा इनलार्ज करते हैं, देखें ये जो है रेडियम का जो एटम है, उसका रेडियम जो है वो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, ठीक है। अब कुछ बुक्स लिखती हैं कि यहाँ रेडियम यूज़ किया था और कुछ बुक्स ये लिखती हैं कि यहाँ बिस्मिथ जो है या फिर पोलोनियम, तो ये जो है वो कुछ एटम्स जो कि रेडियो एक्टिव एटम्स हैं वो यूज़ किए गए थे, ठीक है। कोई भी यूज़ किया हुआ हमें उससे मतलब नहीं है, ठीक है। अब उसमें से क्या था कि अल्फा रेज जो है वो निकल रही थी ऐसे, ये जो नजर आ रही है आपको, ये अल्फा पार्टिकल्स हैं, ठीक है, बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, ये आप ध्यान में रखिएगा कि ये बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स है। अब ये इसको रखा गया था लेड ब्लॉक में। लेड जो है काफ़ी डेंस मटेरियल होता है कि अल्फा पार्टिकल क्योंकि चारों तरफ से जो है वो इमिट होंगे, तो उसको सीधी लाइनों में लिखने के लिए एक तो लेड ब्लॉक क्योंकि डेंसर है वो उसको सरपास नहीं कर सकती, और प्लेट्स रखी गई थी लीड की, जिसे आप जो है वो कोलीमेटर का भी नाम देते हैं, कोलीमेटर हम उन्हें कहते हैं कि वो मटेरियल यूज़ किए जाएं जो पार्टिकल्स की इमिशन को बिल्कुल स्ट्रेट डायरेक्शन में जो है वो रखने के काम है, ठीक है। तो इन्हें कोलीमेटर, तो ये लीड की प्लेट्स हैं, ठीक है। अब अल्फा पार्टिकल कैसे जा रहे हैं, ठीक है। ये जो है गोल्ड की शीट है, यहाँ पे गोल्ड की शीट। अब इसकी थिकनेस जो है वो काफ़ी जो है वो थिन रखी गई थी। उसकी थिकनेस के बारे में ये कहा जाता है कि ये 0.00004
4 सेंटीमीटर रखा गया था, मतलब काफी जो है वो थिन रखी गई थी। अब थिन रखने का जस्टिफाई करने का मकसद ये था कि इसको इतना थिन, क्योंकि आपको पता है कि गोल्ड एंड सिल्वर जो है वो काफी मेलिएबल सब्सटेंस है, मेलिएबल, उनसे शीट्स बनाई जा सकती है, ठीक है। तो इनको इतना थिन रखा गया था कि ये अज्यूम किया जा रहा था कि अब इनकी शीट में एक एटम है। आपको पता है ये जो मिठाइयों में जो सिल्वर की जो कोटिंग लगा के देते हैं, ये भी इसीलिए देते हैं क्योंकि ये बस एक जो है वो ट्रेडिशन है पुराना कि इनको बस शीट्स को इतना जो है वो थिन करें कि इनमें सिर्फ एक एटम की जगह बाकी रह जाए, ठीक है। तो ये ट्रेडिशनली भी यूज किया गया है, ठीक है। और सिल्वर बाय द वे और गोल्ड बाय द वे एंटी बैक्टीरियल जो है वो काफी जो है सब्सटेंस है। तो इनको मिठाइयों पे या फिर किसी और चीज पे करने का मकसद सिर्फ ये है कि क्योंकि ये बैक्टीरिया इन पे नहीं लगता, सो दैट्स व्हाई एक तो ये मेलिएबल है, तो इनको मिठाइयों पे जो ऊपर जो है चढ़ा के देते हैं, ठीक है। तो इसकी जो थिकनेस है वो 0.00004 सेंटीमीटर रखी गई। और ये जो फिल्म आपको नजर आ रही है पूरी, ये सारी है यहाँ से, ये बनी हुई थी जिंक सल्फाइड की, यहाँ लिखा हुआ है ये मूवेबल सर्कुलर स्क्रीन विद द जिंक सल्फाइड। अब जिंक सल्फाइड से इसलिए बनाया गया था क्योंकि ये फ्लोरोसेंट जो है वो ये मटेरियल है, ठीक है। फ्लोरोसेंट मटेरियल का मतलब ये होता है कि जब इस पे कोई पार्टिकल्स इमिट जो है वो लगता है तो वो काफी ब्राइट ग्लो जनरेट करता है, ठीक है। जब इससे अल्फा पार्टिकल से टकरा रहे थे, गोल्ड से निकल के यहाँ पे टकरा रहे थे फिल्म से, तो ये काफी ब्राइट जो है वो ग्लो जनरेट कर रहा था, ठीक है। तो ब्राइट ग्लो जनरेट कर रहा था। वैसे ये हमें पता चल रहा था कि अल्फा पार्टिकल्स कहाँ किस एंगल पे जाके लगे हैं। तो हमें ये पता चला मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स स्ट्राइक हियर। अब हम तो नेकेड आई से ये तो नहीं देख सकते थे, ये जाहिर सी बात है, हम नेकेड आई से नहीं देख सकते कि ये कितना जो है अल्फा पार्टिकल्स कहाँ पे लगे हैं, इनकी डिफ्लेक्शन कितनी हुई है, यहाँ पे कितनी नहीं हुई, यहाँ पे क्या जो है वो मसला पेश आया है। तो उसके लिए हमने यहाँ पे एक मूवेबल डिटेक्टर लगाया था, मूवेबल डिटेक्टर। अब ये डिटेक्ट कर रहा था कि अल्फा पार्टिकल्स कहाँ लगे। तो क्या हुआ कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स स्ट्राइक हियर। अब इसकी ऑब्जर्वेशन में अलग से लिखूंगा, तो ये आपको एक्सपेरिमेंटल सेटअप जो है वो समझ में आ गया होगा, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल सेटअप। अब इसकी ऑब्जर्वेशंस हम लिखते हैं। अब इसने ऑब्जर्व क्या किया, इसकी ऑब्जर्वेशन की, और उसकी बेस पे उसने असम्पशंस क्या दी, ये जो है हम लिखते हैं ऑब्जर्वेशंस। ऑब्जर्वेशन सबसे पहले ये थी कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स जो थे, most of the alpha particles penetrated the foil and emerged undeflected on the other side, ठीक है। तो इसने क्या ऑब्जर्व किया, इसने ये ऑब्जर्व किया कि मोस्ट ऑफ द जो अल्फा पार्टिकल्स थे, ये जो अल्फा पार्टिकल्स वो ऐसे सीधे चले गए, मतलब इनमें कोई भी जो है डिफ्लेक्शन नहीं आई, कोई भी जो है वो एंगल का चेंज नहीं आया, जैसे आ रहे थे वैसे ही जो है चले गए। सबसे पहली ऑब्जर्वेशन इसकी ये थी। दूसरी जो ऑब्जर्वेशन थी वो ये थी कि वन पार्टिकल आउट ऑफ 8,000 में से एक जो पार्टिकल है सफर्ड डिफ्लेक्शन ग्रेटर देन 90 डिग्री, ठीक है। तो एक पार्टिकल जो है इसमें से एक जो पार्टिकल है, सपोज करें ये एक एंगल है 90 से अबव है ना, तो एक ये पार्टिकल है, इसने 90 से अबव जो है वो डिफ्लेक्शन जो है सफर की, ठीक है। एक पार्टिकल, सिर्फ एक पार्टिकल। मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स क्या थे, या तो सीधे जा रहे थे या 90 के एंगल से थोड़ा डिफ्लेक्ट कर रहे थे, बस ये था। तो दूसरी जो ऑब्जर्वेशन थी ये थी। अब जो है हम देखते हैं तीसरी उसकी ऑब्जर्वेशन क्या थी। अब लाखों में से, फ्यू इन मिलियन, लाखों में से एक पार्टिकल ऐसा था जो डिफ्लेक्टेड बाय 180 डिग्री। ये इसे लोड किया था 180 डिग्री बेस की जो है वो डिफ्लेक्शन हुई थी। देखिए ये इसे जैसे गया था, एक पार्टिकल की बात करें, जैसे गया था वैसे ही सीधा लोड किया आया, ठीक है। 180 डिग्री की इसमें एंगल का चेंज आ गया था, ठीक है। तो ये उसकी कुछ ऑब्जर्वेशन थी। अब इन ऑब्जर्वेशंस को प्रूव करने के लिए, इन ऑब्जर्वेशन से उसने क्या रिजल्ट्स निकाले थे, उसकी बेस पे उसने अपनी थ्योरी, अपने असम्पशंस लिए थे। तो उसके असम्पशंस जो है वो ये थे, असम्पशंस जो है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के ये थे, ठीक है। सबसे पहले असम्पशन की बात करते हैं कि ऑलमोस्ट space in an atom is empty, कि एटम की ज़्यादातर जो स्पेस है वो खाली है। अब देखें, ये मैं ले लेता हूँ एक अल्फा पार्टिकल और ये हम कंसीडर करते हैं एक एटम, ठीक है। ये एटम का न्यूक्लियस, ये अल्फा पार्टिकल्स ऐसे जा रहे थे, ये ऐसे जा रहे थे, ठीक है। अब मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स जो हैं वो यहाँ से पास हुए होंगे, यहाँ से ऐसे, इस तरह से, ऐसे। अब जो इसके नज़दीक के पास हुए थे, जाहिर सी बात है उनमें थोड़ी डिफ्लेक्शन ऐसे आ गई होगी ऐसे, क्योंकि एटम के न्यूक्लियस में भी पॉजिटिव चार्ज होता है। और आपको पता है कि अल्फा पार्टिकल्स जो हैं, अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं, अल्फा पार्टिकल्स जो हैं वो हीलियम के न्यूक्लियाई होते हैं, जिसमें 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो इसकी जो मास नंबर होगा वो 4 यूनिट बनेगा, ठीक है, 4 यूनिट बनेगा। अब ये ज़्यादा हेवी पार्टिकल है। देखें, ये न्यूक्लियस में भी पॉजिटिव है और जो है वो अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो उसमें थोड़ी बहुत डिफ्लेक्शन आई, ठीक है। लेकिन जो यहाँ से पास हुए, ये यहाँ से जो पास हुए, जाहिर सी बात है वो जो है वो मूव कर रहे होंगे सीधे। अब सवाल यहाँ पे ये बन सकता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन तो होंगे,
यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होगा, बहुत से इलेक्ट्रॉन होंगे जो है गोल्ड के। तो उन इलेक्ट्रॉन ने इन अल्फा पार्टिकल्स को, जब इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज है और इनके पास पॉजिटिव चार्ज है, तो इन्होंने इनको जो है अट्रैक्ट क्यों नहीं किया। ये सवाल बन सकता है क्योंकि भाई नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज यूनिवर्सल तो ये देखा जाता है कि अट्रैक्ट करती हैं। अब इसके पीछे ये फलसफा है कि इलेक्ट्रॉन क्योंकि बहुत ही स्मॉल पार्टिकल है कंपैरेटिवली, जब हम अल्फा पार्टिकल के बजाय देखते हैं, ठीक है, बहुत स्मॉल पार्टिकल है, तो इसका जो इंपैक्ट पड़ा है जो अल्फा पार्टिकल को नेग्लिजिबल पड़ा है, वो कुछ भी जो है वो इंपैक्ट नहीं पड़ा, इसी वजह से ये इनको अटैक नहीं कर पाए और ये सीधे बिल्कुल मूव कर गए, ठीक है, क्योंकि इसकी जो इसका जो मास है वो काफी नेग्लिजिबल है बजाय अल्फा पार्टिकल, तो इसी वजह से इन्होंने इसको अटैक नहीं किया, ठीक है। अब जो एग्जैक्टली न्यूक्लियस के पास था, एग्जैक्टली न्यूक्लियस के बाद, वो याद रखिएगा, इसने टच नहीं किया था न्यूक्लियस को टच नहीं किया था, ये यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगता है, यहाँ डायरेक्टली विदाउट टचिंग इसको ये कंप्लीटली 180 पे डिफ्लेक्ट कर गया, ठीक है। तो उसकी एटॉमिक लेवल पे एक्सप्लेनेशन ये है, इसने ये पता लगा कि जो पार्टिकल्स जो है बेस्ड ऑन द वेरी फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, इसने ये मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पेनिट्रेटेड द फॉइल एंड इमर्ज अनडिफ्लेक्टेड ऑन द अदर साइड, इसकी बेस पे ये असम्पशन आया कि ऑलमोस्ट स्पेस इज इन एन एटम इज एम्प्टी, जो एम्प्टी स्पेस है, ठीक है। पहले हम इनके सारे असम्पशन पढ़ लेते हैं, बाद में हम मॉडर्न पर्सपेक्टिव में देखेंगे कि ये क्या एम्प्टी स्पेस वाकई एम्प्टी होती है, जो हम अब जो है वो रिसर्च हमें क्या बताती है कि क्या ये वाकई जो है यहाँ क्वांटम फ्लक्चुएशन जो होती है, जिसमें एम्प्टी स्पेस में फ्लक्चुएशन होती है, एनर्जी की फ्लक्चुएशन होती हैं, क्या वाकई एम्प्टी है वास्टनेस है, तो ये हम बाद में देखेंगे, ठीक है। पहले इसका मॉडल पढ़ लेते हैं। तो वन पार्टिकल आउट ऑफ 8000 सफर्ड डिफ्लेक्शन ऑफ 90 डिग्री, तो इसकी एक्सप्लेनेशन भी आपको पता है कि जो यहाँ से जो डायरेक्टली ऐसे मूव करेंगे वो यहाँ पे भी मूव करे, डिफ्लेक्शन आई होगी उनकी, क्योंकि ये सारी जो डिफ्लेक्शन है वो न्यूक्लियस की वजह से। फ्यू इन मिलियन डिफ्लेक्टेड बाय 180 विदाउट टचिंग इट, ये बात आप ध्यान में रखिएगा कि इसको टच नहीं किया था न्यूक्लियस को, जो अल्फा पार्टिकल्स। अब दूसरी जो असम्पशन है ये उसकी ये थी कि एटम जो है, एटम कंसिस्ट्स ऑफ स्मॉल हेवी पॉजिटिवली चार्ज्ड पोर्शन, ठीक है, चार्ज पोर्शन जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं, ठीक है, जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। अभी ऑब्जर्वेशन क्यों आई, क्योंकि इसकी डिफ्लेक्शन ये जाहिर कर रही थी कि बीच में कोई ऐसा पार्टिकल है जो कि हाईली पॉजिटिवली चार्ज है, हेवी पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है। तो ये डिफ्लेक्शन जाहिर सी बात है अल्फा पार्टिकल में पॉजिटिव चार्ज में तब भी आएगी जब पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे, जब रिपल्शन आएगी तभी डिफ्लेक्शन आएगी, ठीक है। तो रिपल्शन की वजह ये बनी कि हेवी पॉजिटिवली चार्ज, वो स्मॉल इसलिए है क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो है पार्ट एटम का, जिसे आप एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट कहते हैं, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन जो कि ऑलमोस्ट एम्प्टी है, मोस्ट ऑफ द जो है वो ये एक्स्ट्रा जो है न्यूक्लियर पोर्शन है, लेकिन कुछ बीच में एटम कंसिस्ट ऑफ स्मॉल हेवी पॉजिटिवली चार्ज पोर्शन जिसे आप न्यूक्लियस कहते हैं। तो ये इसकी असम्पशन थी दूसरी। तीसरी असम्पशन ये थी कि देयर इज अ नेगेटिवली चार्ज पोर्शन व्हिच सराउंड्स अ न्यूक्लियस कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन कॉल्ड एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन, ठीक है, ये मैंने आपको बताया। चौथी असम्पशन काफी इंपॉर्टेंट है। चौथी असम्पशन में हमें ये बताया कि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे न्यूक्लियस में, उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है, क्योंकि एटम को जो है न्यूट्रल होना चाहिए। द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस आर इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द प्लेनेटरी जो है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट को प्लेनेटरी जो है वो कहते हैं, प्लेनेटरी, ठीक है। जितना जो है वो पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही प्लेनेटरी में जो है वो क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस, ये काफी जो है बेस्ट जो है वो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है, अराउंड द न्यूक्लियस। और यही बात इसकी फेल्यूर की बहुत ही बड़ी वजह है, फेल्यूर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व, फेल्यूर नहीं, बस इस मॉडल को हम ये कहेंगे कि ये मॉडर्न जो पर्सपेक्टिव में उसको जस्टिफाई नहीं कर सका, ठीक है। तो मॉडर्न पर्सपेक्टिव में हमें इतने सारे बहुत इंकशाफ हुए हैं कि ये जो है स्टैंड आउट नहीं कर सकता ये जो है मॉडल, ठीक है। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस, अब इस लाइन में बहुत बड़ा फलसफा है। देखिए इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड, ये थॉट जो है रदरफोर्ड को कैसे आया देखते हैं। और इसने ये कहा था कि इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस लाइक अर्थ जो है रिवॉल्व्स अराउंड द सन। तो ये प्लेनेटरी जो मॉडल था, जैसे प्लैनेट्स जो है सन के इर्द गिर्द घूमते हैं, इसी तरह से इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के चौधारी फिरता रहता है, ठीक है। अब ये देखें ये आइडिया कैसे आया, देखें जब ये ऑर्बिटल वेलोसिटी का आपको पता होगा, सपोज करें कि ये अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है, और अर्थ की एक हाइट पे जाके मैं एक चीज़ फेंकता हूँ, तो वो यहाँ जाके गिरेगी, ठीक है। और जोर से फेंकूंगा तो ये यहाँ जाके गिरेगी, और जोर से फेंकूंगा तो ये यहाँ जाके गिरेगी कहीं, ठीक है, क्योंकि ग्रेविटी इसको अटैक करती है, ये एटम का कोर है, इस ग्रेविटी जो अटैक करती है, ठीक है, तो ये यहाँ गिरेगी। और तेज फेंकूंगा तो ये यहाँ जाके गिरेगी। अब मैं स्पीड मजीद बढ़ा दी तो ये यहाँ जाके गिरेगी यहाँ पे, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको और स्पीड दूं तो ये अब गिरने के बजाय ऑर्बिट में रिवॉल्व करती रहेगी, इस तरह से ऑर्बिट में रिवॉल्व करती रहेगी। ये स्पीड जो इसको अर्थ के ऑर्बिट में मूव करवाने के काम आए, इसे हम ऑर्बिटल वेलोसिटी कहते हैं, ऑर्बिटल वेलोसिटी। अब ये देखें ये जो चीज़ है ये घूम जो रही है, ये गिरने की कोशिश कर रही है, लेकिन इनर्शिया की वजह से और ये ग्रेविटेशनल पुल की वजह से ये दोनों आपस में इस तरह से बैलेंस्ड हैं कि ये गिर नहीं पा रही है, गिरने की कोशिश कर रही है, जिससे कंसेप्ट आता है फ्री फॉल का। ये गिरने की कोशिश तो कर रही है लेकिन गिर नहीं पा रही, क्योंकि इनर्शिया इसे मजबूर कर रही है कि ये घूमती रहे, ठीक है, इनर्शिया इसे मजबूर कर रही है। अब देखें अगर ऑर्बिटल वेलोसिटी से मैंने मजीद, सपोज करें मैंने इसको ऐसी स्पीड दी कि ये ऑर्बिटल में मूव कर रही है, अगर मैं इसे मजीद जो है वेलोसिटी देता तो ये अपने ऑर्बिट से अब डिफ्लेक्ट कर जाती है, ये चली जाती है, स्पेस में खो जाती है, ठीक है।
स्पेस में खो जाती। तो याद रखिएगा, अगर अर्थ के पास जो अर्थ सन के जो इर्द गिर्द चक्कर लगा रही है, अगर उसके पास थोड़ी सी भी वेलोसिटी बढ़ जाए, थोड़ी सी भी वेलोसिटी बढ़ जाए तो अर्थ स्पेस में गुम हो जाएगी, अर्थ लॉस्ट हो जाएगी स्पेस में। लेकिन अगर ऑर्बिटल वेलोसिटी से थोड़ी वेलोसिटी कम हो जाए तो वो सन से टकरा जाएगी। याद रखिएगा, परफेक्ट बैलेंस है ऑर्बिटल वेलोसिटी का अर्थ के साथ, लेकिन ये कांस्टेंट नहीं है। लेकिन ये कांस्टेंट नहीं है, हम अर्थ की बात करते हैं, ये बात ध्यान में रखिएगा, अर्थ की बात कर रहे हैं इसी के, क्योंकि तशबीह दी गई थी इलेक्ट्रॉन की। याद रखिएगा, तो जो क्या मैंने आपको कहा कि अगर ये थोड़ी कम हो जाए ऑर्बिटल वेलोसिटी, वैसे ऑर्बिटल वेलोसिटी अर्थ की कितनी है? अर्थ की ऑर्बिटल वेलोसिटी 107,000 किलोमीटर पर आवर है। इतनी तेजी से अर्थ जो है, बाय द वे याद रखिएगा कि ये एवरेज है, ये एवरेज है। मैं भी आपको बताता हूँ कि इसको हम कांस्टेंट क्यों नहीं लेते, ठीक है। लेकिन मैंने ये याद रखिएगा कि अगर इससे कम हो जाए तो अर्थ जो है सन से टकरा जाएगी, ठीक है। और अगर ये मजीद बढ़ जाए तो ये अर्थ का ऑर्बिट छोड़ देगी और स्पेस में गुम हो जाएगी। बिल्कुल परफेक्ट बैलेंस बिठाया है जिसने भी बिठाया है 107,000 किलोमीटर पर आवर का, जिससे सन जो है वो अर्थ जो है वो सन के ऑर्बिट में फिरती रहती है, ठीक है। अब हम देखें केप्लर्स का सेकंड लॉ है, केप्लर्स का, ये अगर हम फिजिक्स में चलेंगे, केप्लर्स का लॉ है जिसे आप केप्लर्स सेकंड लॉ कहते हैं। केप्लर सेकंड लॉ ये कहता है कि ये परफेक्टली जो है वो सर्कुलर नहीं है, ये इलिप्टिकल पाथ है। क्या है? अर्थ का इलिप्टिकल पाथ है, इलिप्टिकल जो है वो पाथ है। इलिप्टिकल पाथ होने का मकसद ये है कि ये इस तरह से, ठीक है, इस तरह से, ये कहीं सेंटर हो गया, ये कहीं सन हो गया। देखें, अब जो अर्थ इसकी एरिया, सपोज करें एक अर्थ की ये पॉइंट है यहाँ से, और दूसरे वक्त में अर्थ यहाँ पे है, तो ये जो सारा एरिया अर्थ ने कवर किया है एक परफेक्ट एक टाइम में, और जब ये यहाँ पे पहुंचेगी और ये जब यहाँ पे होंगी तो ये एरिया दोनों आपस में बराबर होने चाहिए, ठीक है। ये जो केप्लर का सेकंड लॉ है, ठीक है। अब इसको आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से समझें, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ये बाय द वे मॉडर्न पर्सपेक्टिव है, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, देखें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का क्या फार्मूला है? mvr, ठीक है। तो मास तो अर्थ का कांस्टेंट है, इसे छोड़ देते हैं, ठीक है। मास अर्थ का कांस्टेंट है। एंगुलर मोमेंटम ये कहता है कि ये जो एंगुलर मोमेंटम की क्वांटिटी है वो कांस्टेंट होनी चाहिए। अब सपोज करें कि ये आर जो है वो सन से लेकर अर्थ का डिस्टेंस है, ठीक है, सन से लेकर अर्थ का डिस्टेंस है, और ये आर भी सन से लेकर अर्थ का डिस्टेंस है, ये वाला आर, ठीक है। अब याद रखिएगा, हम यहाँ इसकी बात कर रहे हैं, पहले इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे सपोज करें वेलोसिटी है अर्थ की वो है 30, और आर जो है वो 3 किलोमीटर है। ये मैं मिसाल के तौर पर ले रहा हूँ, ये 30 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। तो इन दोनों की प्रोडक्ट क्या आएगी? ये हो जाएगी 90। तो एंगुलर मोमेंटम कितना बना? 90, ठीक है। अब याद रखिएगा, ये जो पॉइंट है यहाँ आर कम हो जाता है, आर जो सन और अर्थ के बीच का जो फासला है वो कम हो जाता है। सपोज करें वो हो जाता है 2, यहाँ पे हम ले लेते हैं आर हो जाता है 2। तो अर्थ को अपनी स्पीड इस तरह से मेंटेन रखनी होगी ताकि इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो 90 आए। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अकॉर्डिंग ये इन दोनों को अपनी प्रोडक्ट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अकॉर्डिंग एंगुलर मोमेंटम को कांस्टेंट रखना है। ये लॉ फॉलो करते हैं बस। अब वेलोसिटी को इतना बढ़ना होगा जहां पे जो है डिस्टेंस कम हो जाए, वहां पे अर्थ ज्यादा फास्टर मूव करती है। क्यों फास्टर मूव करती है? क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब इसको कितना जो है बढ़ना होगा कि इनकी प्रोडक्ट जो है वो 90 आए, तो 45 जो है मीटर पर सेकंड। तो याद रखिएगा, जहां पे अर्थ और सन के दरमियान डिस्टेंस कम हो जाता है वहां अर्थ फास्टर मूव करती है, और जहां ये डिस्टेंस बढ़ जाता है वहां अर्थ जो है स्लोअरली मूव। तो हमें क्या पता चला कि अर्थ मूव्स फास्टर जब वो कहां पे होगी? पेरीहिलियन पाथ पे, पेरीहिलियन, जब ये दोनों अर्थ और जो है सन के दरमियान डिस्टेंस काफी कम होगा पेरीहिलियन पाथ पे। और दूसरी नंबर पॉइंट ये है कि अर्थ मूव्स स्लोअर कहां पे? एपीहिलियन पाथ पे, एपीहिलियन पाथ पे। तो ये इसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी इसलिए कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। तो ये मैंने बहरहाल आपको, ये तो फिजिक्स का क्वेश्चन है, यहाँ पे इसको मैं इरेज कर देता हूँ बस, इसकी जो जरूरत तो नहीं थी, लेकिन क्या करें, समझाना पड़ता है कभी कभी, ठीक है। तो ये ऑर्बिटल वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट्स के ये सारी बातें थी, ठीक है। ये इसको मैंने रिमूव कर दिया। अब मैंने क्या बताया आपको कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस। अब इलेक्ट्रॉन को जो है ऑर्बिटल वेलोसिटी थी, अब ये कैसे आई? क्योंकि गिरने की कोशिश तो करता है लेकिन वो गिर नहीं पाता, क्योंकि इसके पास एक परफेक्ट जो है ऑर्बिटल वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन के पास, ठीक है। लाइक अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। इसको इसलिए जो प्लेनेट तशबीह दी जाती है, प्लेनेटरी जो है वो क्या है, प्लेनेटरी मॉडल ऑफ जो है वो प्लेनेट्स, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो है, जो एटम को, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करती है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के साथ बराबर हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह से ये मूव करते हैं, जो सेंटीमीटर फोर्स है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के साथ बराबर हो जाती है। ओनली अ वेरी स्मॉल वॉल्यूम इज ऑक्यूपाइड बाय द न्यूक्लियस। अब देखें, बहुत ही छोटा सा, ये मैंने आपको वैसे बता चुका हूं कि ये जो है न्यूक्लियस काफी स्मॉल होना चाहिए, क्योंकि एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट से जो बीटा रेज अनडिफ्लेक्टेड पास हुई थी, ये इस बात का सबूत था कि न्यूक्लियस काफी छोटा है, ठीक है, काफी छोटा है। वो हम पीछे देख के भी आए कि न्यूक्लियस एक पॉइंट में एटम कितने होते हैं, और सपोज करें न्यूक्लियस इससे भी बहुत ज्यादा कम है, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा। अब जो है, अच्छा बाय द वे, इसके डिफेक्ट पे जाने से पहले एक पॉइंट जो है हमारे सिलेबस में इंक्लूड तो नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि वो आपको जो है याद रहे, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है पॉइंट है, ठीक है। तो एक चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं, रदरफोर्ड ने ये बताया था कि डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, इसने काफ़ी मदद की थी कि हमें एटम का जो साइज़ है वो पता चले। देखें, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या थी कि सपोज करें ये जो है वो एक गोल्ड का जो है वो एटम है, ठीक है। अब जो अल्फा पार्टिकल यहाँ से मूव कर रहा था, जो उसको टच नहीं कर रहा था, बिल्कुल सीधे जा रहा था, तो ये
कितना जो है जो डिस्टेंस इसने तय किया था, ये कहाँ से लौटा है, मतलब ये इसने कितना डिस्टेंस जो है मूव करके गया था, फिर एग्जैक्टली वो किस जगह पे गया है, वो कितना अप्रोच किया है जो है वो उस जो है वो कितना आगे बढ़ा है मुकाबले में जो है गोल्ड के एटम से। तो उसके लिए एक फार्मूला होता है, और अब इसकी डेरिवेशन जो है पूरी निकाली जाती है, लेकिन ये आप तक जो है वो बड़ी क्लासेस में निकाली जाती है। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 ZE² डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो ये फार्मूला जरा आप ध्यान में रखिएगा कि डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का ये फार्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 ZE² अपॉन 4 पाई। ठीक है, अब इसने कैसे मदद की थी, सपोज करें ये हमने डिस्टेंस जो है वो मालूम कर लिया, यहाँ से ये जो डिस्टेंस है हमने मालूम कर लिया कि ये लोटा है यहाँ से गया था और यहाँ से एग्जैक्टली लोटा है जिसकी जो है 6 सेंटीमीटर जो है लेंथ बनती है। ठीक है, और हमने जो है यहाँ से एटम रखा हुआ था, वो रखा हुआ था 10 सेंटीमीटर पे, 10 सेंटीमीटर पे। तो हमें ये पता चला कि 10 सेंटीमीटर से जब हम 6 माइनस करेंगे, 10 में से 6 गया तो 4 सेंटीमीटर बचे, तो हमें ये पता चला कि 4 सेंटीमीटर या उससे कम की रेंज में जो है एटम एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो ये जो लेंथ आई हमारी ये एटम का साइज है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी आई थी इससे R = 1/4 एप्सिलॉन नॉट 2 ZE² काइनेटिक एनर्जी से प्रोबेबिलिटी आई थी कि एटम कितना बड़ा हो सकता है या फिर कितना छोटा हो जाए, इसे हम कहते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। और दूसरी बात ये कि रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल से हमें जो है वो न्यूट्रॉन का भी क्लू मिलता है, क्लू ऑफ न्यूट्रॉन, क्योंकि इसने ये कहा था कि प्रोटॉन को जो है वो प्रोटॉन इस तरह से एग्जिस्ट नहीं कर सकते कि वो अकेले न्यूक्लियस में हो, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अटैक करें। जाहिर सी बात है प्रोटॉन की एनर्जी को कोई चीज़ कम कर रही है, जिसकी वजह से प्रोटॉन जो है इलेक्ट्रॉन को इतना अटैक नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो ये बात भी आप ध्यान में रखिएगा कि इसमें क्लू ऑफ न्यूट्रॉन मिला था हमें रदरफोर्ड्स के एक्सपेरिमेंट से, क्लू मिला ओनली। ठीक है, तो ये हमने अब जरा हम बात करते हैं इसके डिफेक्ट्स की कि इससे गलती कहाँ हुई थी, क्यों ये मॉडर्न पर्सपेक्टिव में अपने मॉडल को जस्टिफाई नहीं कर सका। ठीक है, तो सबसे पहला जो था कि मैक्सवेल ने ये बताया था, मैक्सवेल ने उस जमाने में, कि जो भी एक्सीलरेटेड पार्टिकल होगा वो एनर्जी इमिट करेगा। एक्सीलरेटेड पार्टिकल जो भी होगा, जो उसमें एक्सीलरेशन होगी, इमिट्स एनर्जी को जो है वो इमिट करेगा। ठीक है, अब सपोज करें हम ये मॉडल लेते हैं रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल, ये पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस में हो गया, ये इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो यहाँ पे उसके पास डायरेक्शन ये है, यहाँ पे उसके पास डायरेक्शन ये है, यहाँ पे उसके पास डायरेक्शन ये है, और यहाँ पे उसके पास डायरेक्शन ये है। ठीक है, तो सर्कुलर पाथ में जब कोई चीज़ मूव करती है तो हमें पता है कि उसमें एक्सीलरेशन दो तरह से प्रोड्यूस होती है। सबसे पहले कि वो अपना मैग्नीट्यूड चेंज करे। यहाँ पे हम कंसीडर करते हैं इलेक्ट्रॉन का जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड चेंज करे, हम कंसीडर करते हैं इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी वेलोसिटी चेंज नहीं कर रहा। ठीक है, मतलब इसमें एक्सीलरेशन नहीं आई, लेकिन वो डायरेक्शन तो चेंज कर रहा है, जाहिर सी बात है वेलोसिटी का, तो वो एक्सीलरेशन तो है उसके पास। अब जब उसके पास एक्सीलरेशन है तो उसको चाहिए कि वो हर पॉइंट पे, इस पॉइंट पे एनर्जी को इमिट करे। जब एनर्जी को इमिट करे हर पॉइंट पे, तो उसको कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम देना चाहिए। कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम क्या होता है ये हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन आप इसको ध्यान में रखिए। स्पेक्ट्रम होता है कि जब ये एनर्जी इमिट करेगा तो इस एनर्जी को हम डिटेक्ट करेंगे एक स्क्रीन पे, वो एक कर देगा। जब इस वाली एनर्जी आएगी तो वो दूसरा कर देगी, जब यहाँ पे वाली एनर्जी आएगी तो वो तीसरा कर देगी। तो उसको कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम देना चाहिए, हर फ्रीक्वेंसी पे जो स्पेक्ट्रम देना चाहिए। लेकिन बजाय हमने ये देखा कि ये लाइन स्पेक्ट्रम दे रहा था। लाइन स्पेक्ट्रम मतलब कुछ ही फ्रीक्वेंसी वाला जो एनर्जी है वो इमिट कर रहा था, कुछ फ्रीक्वेंसी वाला, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम में नहीं मिल रहा था, बल्कि लाइन स्पेक्ट्रम मिल रहा था। तो ये जब एक्सीलरेशन इमिट करेगा तो दूसरा ये भी था कि एनर्जी इमिट करके ये अपना पाथ स्पाइरल में कन्वर्ट कर देगा, इस तरह से स्पाइरल में, और अल्टीमेटली ये न्यूक्लियस के साथ मूव करके तबाह हो जाना चाहिए, जब आपका ये मॉडल सही है। तो आगे इसकी बोहर ने किस तरह से ब्यूटीफुली इसको जो है वो जस्टिफाई किया, ये आप हम देखेंगे बोहर के एटॉमिक मॉडल में। तो पहला जो डिफेक्ट था वो ये था। ठीक है, दूसरी ये बात थी कि इसने अपने मॉडल को तशबीह की थी ग्रेविटेशनल मॉडल के साथ, ग्रेविटेशनल जो है फोर्स के साथ। ठीक है, क्योंकि इसने प्लैनेटरी मोशन को तशबीह दी थी अपने जो मॉडल के साथ। लेकिन इसका ये तो बनता नहीं था कि क्योंकि ग्रेविटेशन हमने देखा है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है सिर्फ उसके पास। ठीक है, उसके पास फोर्स ऑफ जो है वो रिपल्शन नहीं होती। अब जाहिर सी बात है जब चार्ज पार्टिकल पे ये फोर्स लगेगी, तो हमने देखा था कूलम्स के अकॉर्डिंग तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होती है और फोर्स ऑफ रिपल्शन भी होती है। तो ये जस्टिफिकेशन बिल्कुल नहीं बनती थी कि इसका ये कहना कि भाई जिस तरह से ग्रेविटी अटैक करती है अर्थ को, मजबूर करती है कि वो सन के चौधारी फिरे, उस तरह से इलेक्ट्रॉन मजबूर होता है जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के साथ। ये फोर्स आपस में जो है वो तशबीहात दे ही नहीं सकती, क्योंकि ये ग्रेविटी के पास अट्रैक्शन की क्वालिटी होती है, जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के पास दोनों पावर्स होती हैं कि वो अट्रैक्ट भी करे और रिपल्शन भी करे। तो दूसरा बड़ा डिफेक्ट ये था। तो ये इतराज उठे थे जो है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल पे। ठीक है, तो ये दोनों बड़े इतराज थे। ठीक है, तो ये अब जो इनको जो है आगे इंप्रूव करेगा वो बोहर करेगा। ठीक है, बाय द वे बोहर जो है स्टूडेंट था रदरफोर्ड का, और रदरफोर्ड ने बड़ा जो है वो एक कंट्रोवर्सी है कि वो बड़ा तंग किया था वाइवा में जो बोहर को, क्योंकि जाहिर सी बात है रदरफोर्ड था वो काफी एक्सपीरियंस बंदा था, बोहर भी जो है वो PhD कर रहा था, रदरफोर्ड के अंदर रिसर्च कंप्लीट कर रहा था। ठीक है, तो हम देखेंगे आगे कि बोहर ने किस तरह से जो है वो जस्टिफाई किया अपने मॉडल को। और अच्छा, एक और बात मैंने आपको कहा था कि एटम जो है वो एटम के पास ये जो एम्प्टी स्पेसेस हैं, ये हमने देखा था एम्प्टी स्पेसेस। मैंने आपको कहा था, मुझे याद रहेगा कि हम एम्प्टी स्पेसेस का मॉडर्न पर्सपेक्टिव में कॉन्सेप्ट देखेंगे। बाय द वे आज हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करता इस तरह पार्टिकल में। हम ये जानते हैं कि जो है क्वांटम मैकेनिक्स की वजह से हम ये जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी, इलेक्ट्रॉन कहीं भी मौजूद हो सकता है, यहाँ पे कहीं भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड में जो है वो हो सकता है, कहीं भी मूव कर सकता है। हम उसके मोमेंटम हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के साथ उसकी लोकेशन, उसका मोमेंटम किसी भी एक को फाइंड आउट करके हम उसका अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है, एम्प्टी स्पेसेस असल में नहीं होती, असल में यहाँ पे क्वांटम फ्लक्चुएशंस होती हैं, क्वांटम फ्लक्चुएशंस।
क्वांटम फ्लक्चुएशंस। अब डार्क मैटर के बारे में भी ये मशहूर है कि वो भी कंप्लीटली एम्प्टी नहीं है, उसमें भी क्वांटम फ्लक्चुएशंस होती हैं कि एनर्जी जो है, एनर्जी कहाँ पे प्रोड्यूस होती है, एनर्जी के झटके आते रहते हैं कि जिसकी वजह से वर्चुअल पार्टिकल्स वजूद में आते हैं। वर्चुअल पार्टिकल्स जो एक लम्हे में एग्जिस्ट करते हैं, दूसरे में तबाह हो जाते हैं। ठीक है, पार्टिकल एंटी पार्टिकल बनता है, वो आपस में इंटरेक्शन करते हैं और वो तबाह हो जाते हैं। तो फ्लक्चुएशंस आती हैं क्वांटम लेवल पे, डार्क मैटर पे। जहां भी आप नथिंगनेस का कांसेप्ट देखें ना, वहां पे क्वांटम फ्लक्चुएशंस की का कांसेप्ट है। ठीक है, असल में ये एम्प्टी नहीं होती, इसमें वर्चुअल पार्टिकल्स जो एग्जिस्ट करते हैं, कहीं होते हैं नहीं होते। तो ठीक है, तो ये बात दिन में रखेगा कि ये मॉडर्न बात है, मॉडर्न पर्सपेक्टिव में। ठीक है, ये यहाँ पे रदरफोर्ड नहीं बताई थी, ये मॉडर्न बात है। तो हम